पुस्तक 26 अध्याय 41 बर्टुलू का आगमन। नामहीन तलवार कला यूनिकॉर्न हॉट के छठे रुख में महारत हासिल करने के बाद जी निंग ने अपने क्विंटेसेंस स्वॉर्ड इंटेंट के तीसरे रुख एस्ट्रल रुख को विकसित करने में सक्षम होने से पहले एक और साल बिताया। ब्लैकमिस्ट स्टांस, ऑल गॉड स्टांस, एस्ट्रल स्टांस, इन तीनों स्टांस का नाम उन 3 जगहों या लोगों के नाम पर रखा गया था जिनका उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। यूनिकॉर्न हॉट और एस्ट्रल स्टांस दोनों ही सामान्यतः समान शक्ति स्तर की तलवार कलाएं थीं। हालांकि जब निंग ने एस्ट्रल स्टांस के लिए वायलेट ज्वेल का इस्तेमाल किया तो वह कई गुना ज्यादा शक्ति प्राप्त करने में सक्षम हो गया। अपनी तलवारबाजी में सुधार के बाद निंग 5वीं परत में मजबूती से खड़ा होने में सक्षम हो गया। यहाँ तक कि किलोस्टार भी निंग के बराबर ही था। सच तो ये है कि जब किलोस्टार ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया तो वह निंग से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। दुर्भाग्य से निंग के पास एलिमेंटम वाटर फ्लेम लॉकी और वायलेट ज्वेल के 6 सेट थे। धन और खजाने के मामले में दूसरे प्रतिभाशाली लोगों के लिए उससे मुकाबला करना मुश्किल था। तेरे पास तो 6 तलवारें हैं जबकि मेरे पास तो बस एक जोड़ी तलवारें हैं, और तू साला मुझ पर भी बिजली गिराता रहता है। किलोस्टार भी निंग के खिलाफ अपनी लड़ाई से निराश था। उसे हर लड़ाई में पूरी ताकत लगानी पड़ती थी, फिर भी वह बस लड़ पाता था। छोड़ो, मैं थक गया हूँ। मैं अब तुम्हारी कोई चुनौती स्वीकार नहीं करूंगा। आगे बढ़ो और हार मान लो। इस लड़ाई में हार मानने से तो मैं मरना ही पसंद करूंगा। किलोस्टार तुरंत 1000 क्लोनों में बदल गया और अपनी संरचना में प्रवेश कर गया। उसने हार मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया और इस विशाल संरचना ने यह सुनिश्चित कर दिया कि कोई भी उसे कुछ नहीं कर सकता। निंग का मूड काफी अच्छा था, इसलिए उसने स्वेच्छा से हार स्वीकार कर ली। यूनिकॉर्न हॉट सीखने के 32 साल बाद निंग अंततः उस फुटवर्क विरासत को एक साथ जोड़ने में कामयाब रहे जो वह चाहते थे। आखिरकार मुझे मिल ही गया। निंग अपने हाथों में जेड की किताब को घूर रहा था। फुटवर्क की विरासत में जेड पर्चियों की एक श्रृंखला शामिल थी और कुल 800 पर्चियां थीं। सभी 800 पर्चियां हासिल करने के बाद वे एक साथ मिलकर एक जेड पुस्तक बन गई जिस पर कई बड़े अक्षर उतरे हुए थे। शपथ लो और तुम मेरी सच्ची शिक्षाएं देख सकोगे। उन बड़े अक्षरों के पास कुछ और छोटे अक्षर भी मंडरा रहे थे। निंग ने जेड ग्रंथ से संबंधित प्रतिबंधात्मक मंत्रों का पुनरावलोकन किया और तुरंत शपथ ली। इसके बाद निंग के मन में ढेर सारी जानकारी संचारित होने लगी। कुछ ही क्षणों बाद जेड की पुस्तक से एक साथ समेटे हुए पात्रों की एक श्रृंखला उभरने लगी जो अपने साथ अद्भुतता और गहनता की आभा लेकर आई। फुटवर्क तकनीक। इस मुहावरे का क्या मतलब है? ये बस गति के लिए बनाई गई एक तकनीक को दर्शाता है। जब तक शक्ति में बहुत बड़ा अंतर न हो, एक शक्तिशाली फुटवर्क तकनीक आक्रामक या रक्षात्मक तकनीकों से कहीं ज्यादा प्रभावी होती है। यह नश्वर और शाश्वत सम्राटों दोनों के लिए सच है। अगर मैं हमेशा तुमसे एक कदम आगे रहूं तो तुम्हारी तलवार मुझे कभी नहीं छू पाएगी। अगर मैं इसे सिर्फ 1 सेंटीमीटर भी चकमा दे पाया तो तुम्हारी तलवारबाजी चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो मेरे खिलाफ बेकार साबित होगी। अगर मेरी फुटवर्क तकनीकें शक्तिशाली हैं तो मैं अपने दुश्मनों पर बिना वार किए ही वार कर पाऊंगा। सब कुछ मेरे नियंत्रण में होगा। निंग ने ये शब्द पढ़े, फिर धीरे से सिर हिलाया। वह एक अच्छी फुटवर्क तकनीक के महत्व को समझता था। जब वह छोटा था और स्वेलो माउंटेन में रहता था तब उसकी मां यूची स्नो ने उसे खुद उसकी पहली फुटवर्क तकनीकें सिखाई थीं। निंग ने इस क्षेत्र में अपनी प्रगति को कभी नहीं छोड़ा और हमेशा दाव के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि को अपनी फुटवर्क तकनीकों में शामिल किया। उसने थंडरलाइट विंग्स की एक जोड़ी भी खरीदी थी। उसकी फुटवर्क क्षमताएं वास्तव में उसके विश्व स्तरीय साथियों की तुलना में काफी उत्कृष्ट थीं। वास्तव में इस क्षेत्र में उसकी कोई कमी नहीं थी। सभी अच्छी फुटवर्क तकनीकों में कुछ समानताएं होती हैं। ये आपको तुरंत तेजी से हमला करने की अनुमति देती हैं, जिससे आप हमलों से यथासंभव बच सकते हैं। 2 लोगों में समान स्तर की दिव्य शक्ति और दाव के बारे में समान अंतर्दृष्टि हो सकती है, लेकिन जिसकी फुटवर्क तकनीक बेहतर होगी वह तेजी से बच पाएगा। एक अच्छी फुटवर्क तकनीक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। मेरी इस पदयात्रा तकनीक में दिव्य शक्ति का चक्रण शामिल है जिसे विशेषज्ञता के 3 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। पहला स्तर संभवतः अधिकांश साधकों द्वारा उपयोग की जाने वाली पदयात्रा तकनीकों के समान है, जिससे वे चकमा देकर तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा स्तर लगभग तुरंत चकमा देने की अनुमति देता है जो कहीं अधिक तेज स्तर पर है। जहां तक तीसरे स्तर की बात है, जैसे ही निंग ने पढ़ना शुरू किया वह खुद को हंसने से नहीं रोक सका। दिव्य शक्ति का चक्रण। उसकी शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत उसकी नीले फूलों वाली धुंध ऊर्जा थी। उसकी दिव्य शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, उसकी तुलना उस धुंध ऊर्जा से नहीं की जा सकती थी। हालांकि इस तकनीक की दिव्य शक्ति के चक्रण की अनोखी विधियां निंग के मन में संचारित हो गई थीं, लेकिन वास्तव में यह उसके किसी काम की नहीं थी। फिर भी निंग ने पढ़ना जारी रखा। आप अपने पैरों से जो शक्ति प्राप्त कर सकते हैं वह 2 चीजों पर निर्भर करती है। पहली, आप अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। दूसरी, आप तकनीकों को किस कुशलता से क्रियान्वित करते हैं। जिन लोगों के पास उच्च स्तर का कौशल है वे निम्न स्तर के कौशल वाले लोगों से आसानी से आगे निकल सकते हैं, भले ही वे किसी भी दिव्य क्षमता का उपयोग न करें। मेरी फुटवर्क तकनीक का एक विशेष इतिहास है। बहुत पहले जब मैं ब्राइट शो साम्राज्य के सर्वशक्तिमान हेगेमोन को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था तो मैंने एक बिजली का ड्रैगन देखा। ये बिजली का ड्रैगन वास्तव में बिजली की एक धार थी जिसे सर्वशक्तिमान हेगेमोन ने बनाया था और जो अनंत काल प्राप्त करने में सक्षम थी। जब मैंने देखा कि यह अनंत थंडर ड्रैगन कैसे घूमता है तो मैंने इस तकनीक थंडर ड्रैगन फुटवर्क तकनीक को विकसित करने से पहले कई वर्षों तक ध्यान किया।
इसे 5 अलग अलग स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। पहला स्तर नियंत्रण कहलाता है। जो कोई भी मेरी इस फुटवर्क तकनीक का अध्ययन करेगा वह इस स्तर में निपुण हो सकता है। दूसरा स्तर इन्फ्यूजन के नाम से जाना जाता है। आपको इस फुटवर्क तकनीक में दाव के बारे में अपनी सभी अंतर्दृष्टियों को समाहित करना होगा। यदि आप स्पेस टाइम के दाव में कुशल हैं तो आपको उन अंतर्दृष्टियों को अपने फुटवर्क में समाहित करना चाहिए। यदि आप सेबर के दाव में कुशल हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। केवल तभी जब आप दाव के बारे में अपनी गहन अंतर्दृष्टियों को मेरी थंडर ड्रैगन फुटवर्क तकनीक में पूरी तरह से समाहित कर लेंगे, तभी आप मेरे इन्फ्यूजन स्तर में निपुण होंगे। तीसरा स्तर ड्रैकोनिफाई के नाम से जाना जाता है। जब आप इस फुटवर्क तकनीक का प्रयोग करते हैं तो एक बिजली जैसे ड्रैगन का भ्रम आपके शरीर की रक्षा करेगा, जिससे आपकी गति में नाटकीय रूप से वृद्धि होगी। इस स्तर पर आप इस तकनीक के वास्तविक सार को समझना शुरू कर देंगे। चौथा स्तर थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। इस फुटवर्क तकनीक का उपयोग एक प्रकार की बिजली को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है जो अन्य प्रकार की दाव बिजली के समान स्तर की होती है। एक बार जब आप चौथे स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आपके द्वारा नियंत्रित बिजली आपके शरीर के साथ एक हो सकती है। आप बिजली बन जाएंगे और बिजली आप बन जाएगी। आप दाव बिजली की तरह तेज गति से चल पाएंगे। मैं भी स्वयं केवल इसी चौथे स्तर तक ही पहुंच पाया हूँ। पांचवां स्तर अनंत वज्र ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। जब मैंने ये तकनीक बनाई तो सर्वशक्तिमान हेजमोन ने इस पर गौर किया और इसके 2 हिस्सों में कुछ सुधार किए। फिर मुझे बताया कि एक बार ये तकनीक अपने चरम पर पहुंच जाए तो व्यक्ति अनंत बिजली की एक किरण प्रकट कर सकेगा और फिर उसके साथ एकाकार हो सकेगा। मैंने एक वर्ग स्तरीय डॉलॉर्ड के रूप में इस तकनीक पर दर्जनों अराजकता चक्रों में कठोर ध्यान लगाया है, लेकिन मैं अभी भी कोई सुधार नहीं कर पाया हूँ। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि सर्वशक्तिमान हेजमोन द्वारा बताए गए इस शीर्ष का स्तर कैसा है, लेकिन मैंने इसे 5वां स्तर बताने की आज़ादी ली है। निंग ये पढ़कर हैरानी से आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। ये फुटवर्क तकनीक बहुत ही शक्तिशाली थी। बाकी जेड ग्रंथ में बस कुछ चित्र थे। कुल मिलाकर थंडर ड्रैगन्स के 18 चित्र थे। जहां तक फुटवर्क तकनीक और दिव्य शक्ति चक्रण विधि की विस्तृत जानकारी का सवाल है, वह सब सीधे निंग के दिमाग में पहुंच गया था। दिव्य शक्ति चक्रण विधि मेरे लिए बेकार है, लेकिन ये पद कार्य तकनीक अपने आप में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। जब कोई इसके शिखर पर पहुंच जाता है, निंग को अच्छी तरह पता था कि अनंत बिजली वाक्यांश का क्या अर्थ है। कैओस लाइटनिंग विश्व स्तर की शक्ति से संबंधित थी, इसलिए यह आसानी से स्वर्गीय दास की सीमाओं को भेद सकती थी। कैओस लाइटनिंग अविश्वसनीय रूप से तेज उड़ती थी, प्रकाश की गति से लगभग 10 गुना तेज। सामान्यतः अधिकांश दाव लॉर्ड भी इतनी तेज गति से नहीं चल पाते थे। दाव बिजली संसार स्तर की शक्ति से संबंधित थी। कुछ दाव बिजली अनंत आदिम अराजकता से उत्पन्न हुई थी, लेकिन कुछ दाव लॉर्ड्स द्वारा निर्मित की गई थी। त्रिलोक में जूरोंग ने अपनी जूरोंग गॉडफायर बनाई थी, जबकि सुइरेन ने अपनी शाश्वत किंडलफायर बनाई थी। संसार दाव लॉर्ड्स भी इसी तरह अपनी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दाव बिजली बनाने में सक्षम थे। दाव बिजली अविश्वसनीय रूप से तेज उड़ती थी, अराजकता बिजली से कहीं ज्यादा तेज। सामान्यतः वे प्रकाश की गति से 100 गुना तेज गति से चलने में सक्षम थे। जहां तक अनंत बिजली की बात है, बिजली का ये स्तर किसी किंवदंती से हटकर था। निंग ने आदिकालीन अराजकता से प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की अनंत बिजली के बारे में कभी नहीं सुना था। शायद वह अस्तित्व में थी, शायद नहीं। केवल अनंत सम्राट ही अनंत बिजली उत्पन्न करने की आशा कर सकते थे, और वह भी तभी जब वे बिजली के ताव में अंतर्दृष्टि के अविश्वसनीय रूप से गहन स्तर तक पहुंच गए हों। अनंत बिजली कितनी तेजी से चलती है, निंग को इसका कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। जब कोई इस फुटवर्क तकनीक के शिखर पर पहुंच जाता है तो क्या वह एक प्रकार की शाश्वत बिजली प्रकट कर पाएगा और फिर उसमें विलीन हो जाएगा? निंग अवाक रह गया। ऐसा व्यक्ति कितनी जल्दी बन सकता है? फिर भी इस फुटवर्क तकनीक का रचयिता भी केवल चौथे स्तर तक ही पहुंच पाया। वह भी इस तथ्य के बावजूद कि वह इतना प्रतिभाशाली था कि हेगेमोन की अपनी अनंत बिजली को देखकर ही इसे विकसित कर पाया। संभवतः इस फुटवर्क को तथाकथित 5वां स्तर मिलने का एकमात्र कारण सर्वशक्तिमान हेगेमोन द्वारा इसमें किए गए 2 परिवर्तन हैं। निंग को तुरंत एहसास हुआ कि 5वां स्तर संभवतः किसी मायावी और अछूते स्तर का था, जैसे किसी झील के पानी में चांद का प्रतिबिंब। अगर एक वर्ग स्तर का डाउलॉर्ड भी दर्जनों अराजकता चक्रों में इसे पारंगत किए बिना ही रह गया तो कौन कर सकता है? मेरी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा नहीं हैं। मैं तीसरे स्तर तक पहुंचकर ही खुश हो जाऊंगा। निंग अभी भी काफी उत्साहित था। तीसरे स्तर पर उसे एक मायावी वज्र ड्रैगन का संरक्षण प्राप्त होगा जो उसे अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगा। एस्ट्रल द्वीप समूह में निंग का जीवन काफी आनंदमय था। उसने तलवारबाजी की 2 बहुमूल्य विरासतें याद कर ली थीं जिनका वह अभ्यास कर सकता था, और उनके इस्तेमाल के बारे में विस्तृत निर्देश भी दिए गए थे। उसने एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली पैर चलाने की तकनीक भी याद कर ली थी, जो निंग ने अब तक देखी किसी भी अन्य तकनीक से कहीं बेहतर थी। ये भी निंग के लिए उपलब्ध थी, जिसका वह अपनी इच्छानुसार अभ्यास कर सकता था। जहां तक उसके समान सामान्य स्तर के विशेषज्ञों की बात है, उसके सामने द्वंद्व युद्ध करने के लिए दर्जनों विलक्षण प्रतिभाशाली लोग थे। समय बीतता गया, एक के बाद एक दिन 5वें स्तर के साधकों के बीच लड़ाइयां कम होती गईं, क्योंकि अब तक हर कोई एक दूसरे से लड़ चुका था। कुछ साधक तो अब तक एक दूसरे से कई बार लड़ चुके थे। यहाँ तक कि किलोस्टार और वाटरवॉकर भी आपस में द्वंद्व युद्ध कर चुके थे, लेकिन अंततः वाटरवॉकर हार गया। किलोस्टार ने 5वें स्तर में अपनी अपराजितता बरकरार रखी। समय बीतता गया और पलक झपकते ही निंग ने एस्ट्रल द्वीप पर 1000 साल बिता लिए।
छठे स्तर पर अभी भी बस एक ही सूक्ष्म द्वीप मंडरा रहा था। ये बर्टुलू का निवास था और उसने कोई चुनौती नहीं दी थी। कोई भी उसे सचमुच चुनौती देने के योग्य नहीं था। इस सूक्ष्म द्वीप में एक सफेद बालों वाला युवक ढीले सफेद वस्त्र पहने जमीन पर पद्मासन में बैठा था। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसकी नजरें कोमल और गर्म थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उनमें अनगिनत तारों का प्रकाश समाया हो। उसने धीरे से मन ही मन कहा, 1000 साल बीत गए हैं। नए साधकों ने 1000 साल तक तप और विकास का अनुभव किया है। मुझे लगता है कि अब तक उनकी शक्ति चरम सीमा पर पहुंच गई होगी। अब समय आ गया है कि मैं उन्हें थोड़ी चुनौती दूं। मैं किलोस्टार से शुरुआत करूंगा। जल्द ही कुछ ऐसा हुआ जिसने लाखों सूक्ष्म द्वीपों के सभी साधकों को अचंभित कर दिया। किलोस्टार, जो 5वीं परत में प्रवेश करने के बाद कभी नीचे नहीं गिरा था, वास्तव में 4थी परत में गिर गया था। उसकी सारी विरासती संपत्ति 6ठी परत ने हथिया ली थी। हर कोई जानता था कि 6ठे स्तर के किसान बर्टुलू ने अभी अभी किलोस्टार को हराया था। पुस्तक 26, अध्याय 42, प्रस्थान पूर्व तैयारियां। जल्दी करो, अपनी सारी अच्छी वाइन निकालो। किलोस्टार और बर्टुलू एक समुद्री द्वीप पर आमने सामने बैठे थे। उनके सामने एक पत्थर की मेज रखी थी। एक तरफ दुबला पतला और सावला किलोस्टार अपनी चांदी की टोपी पहने खड़ा था। दूसरी तरफ सफेद वस्त्र पहने सफेद बालों वाला एक युवक था। दोनों के रूप और आभा बिल्कुल अलग थे। किलोस्टार का आभामंडल काफी वीरतापूर्ण और विस्फोटक था, जबकि बर्टुलू का आभामंडल कहीं ज्यादा गर्म और दीप्तिमान था। वह सूरज की गर्मी की तरह था, जो उसे देखने वाले सभी को सुकून और मित्रता प्रदान करता था। यही तो ठीक है। किलोस्टार ने पत्थर की मेज पर रखी शराब की बोतल को उठाया, उसे ऊपर उठाया और फिर उसे गटकना शुरू कर दिया। ठीक है, तुम्हें इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, किलोस्टार। बर्टुलू हंस पड़ा। तुम कपटी, धूर्त, पाखंडी, किसान के भेष में भेड़िए। किलोस्टार ने बर्टुलू को भयंकर रूप से घूरा। उसके माथे के भीतर की तीसरी आंख भी क्रोध से फटी हुई थी। मैं 5वीं परत से कभी नीचे नहीं गिरा। ये सब तुम्हारी वजह से था। तुम धोखेबाज कमीने, मैं तुम्हारी चालों की वजह से हार गया। ये बकवास था। बकवास। बर्टुलू हंसा। तुम हार गए, ठीक है। अगर मैंने कुछ चालें भी चली तो भी नतीजा यही निकला कि तुम हार गए। लड़ाई में सिर्फ नतीजा ही मायने रखता है, प्रक्रिया असल में मायने नहीं रखती। मैंने तुम पर भरोसा किया था, यही वजह है कि तुम मुझे धोखा दे पाए। किलोस्टार गुस्से से भर गया। दरअसल बर्टुलू से उसकी हार पहली बार नहीं हुई थी। इससे पहले वह लगातार 10 लड़ाइयां जीत चुका था और बर्टुलू पर 6ठे स्तर पर कब्जा करने का अधिकार रखता था। हालांकि बर्टुलू ने उसे तुरंत परास्त कर दिया था और उसे सीधे 5वें स्तर पर वापस भेज दिया था। कई वर्षों के दौरान 5वें स्तर के 12 योद्धाओं ने 6ठे स्तर में पहुंचने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार बर्टुलू ने उन्हें फिर से आसानी से परास्त कर दिया। 6ठे स्तर पर स्थिर रूप से बसने वाला एकमात्र व्यक्ति स्वयं बर्टुलू था। किलोस्टार ने गुस्से से कहा, अगर मैंने अपनी संरचना का उपयोग किया होता और पूरी तरह से रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया होता तो आप मुझे हरा नहीं सकते थे। वह बस यही सोचकर परेशान हो गया। उसे पहले कभी 5वीं परत से बाहर नहीं किया गया था। वह अपना बेहतरीन रिकॉर्ड बनाए रखना चाहता था और इन एस्ट्रल द्वीपों से विदा होते ही किलोस्टार की किंवदंती को पीछे छोड़ देना चाहता था। सच कहूं तो किलोस्टार कुछ समय से जाने की योजना बना रहा था, लेकिन किसने सोचा था कि उसके जाने से ठीक पहले उसका सुनहरा रिकॉर्ड टूट जाएगा। अब वह 4थी परत में वापस आ गया था। बेशक वह इससे चिढ़ गया था। मुझे तुम पर भरोसा था, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता था, लेकिन तुम, किलोस्टार सचमुच बहुत नाराज था। बस मेरी गलती थी, ठीक है, लेकिन तुम जानते हो लड़ाई में सब कुछ जायज है। बर्टुलू फिर हंसा। ओह ठीक है, नए खिलाड़ी कितने मजबूत होते हैं, किलोस्टार ने कहा। नए खिलाड़ियों में काफी सुधार हुआ है। उनमें से 6 5वें स्तर तक पहुंच गए हैं। निम के आने के पहले ही साल उसके वर्ग के 4 सदस्य 5वीं श्रेणी में पहुंच गए थे। 1000 साल बाद 2 और लोग उनके साथ जुड़ गए। जहां तक उनकी ताकत का सवाल है, किलोस्टार ने रुककर अपने शब्दों पर विचार किया। हमलावर शक्ति के मामले में महारानी और डार्कनॉर्थ मेरे बराबर हैं। गोरहो, दाओइस्ट फिश, फेरी ब्राइटहार्ट और वाटरवॉकर जैसे बाकी लोग थोड़े कमजोर हैं। ओह, बर्टुलू काफी उत्सुक था। रक्षात्मक क्षमता के मामले में वाटरवॉकर सबसे शक्तिशाली संघ की है। उसके पास शायद कोई विशेष जन्मजात क्षमता है जो उसे लगभग अजेय बनाती है। उसके बाद फेरी ब्राइटहार्ट होगा और डार्कनॉर्थ तीसरे स्थान पर होगा। महारानी, गोरहो और दाओइस्ट फिश इनसे नीचे हैं। किलोस्टार ने आगे कहा, जहां तक सहनशक्ति की बात है, डार्कनॉर्थ सबसे ताकतवर है। उसके बाद फेरी ब्राइटहार्ट, वाटरवॉकर, महारानी और फिर बाकी सब हैं। किलोस्टार ने सिर हिलाया। मैं उन्हें इसी तरह रैंक करूंगा। हर एक की अपनी खासियत है। किलोस्टार मुस्कुराया। जहां तक ज्यादा जानकारी की बात है तो खुद जाकर आजमाओ। बर्टुलू को आश्चर्य हुआ। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि यह डार्कनॉर्थ वाला आदमी काफी ताकतवर है। वह भी तुम्हारी तरह ही कमीना है, किलोस्टार ने नाराज होकर कहा। शुरू में उसकी तलवारबाजी काफी कमजोर थी और मैं उसे सिर्फ एक ही वारब्लेड से कुचल सकता था। पिछले 1000 सालों में उसकी फुटवर्क तकनीक और तलवारबाजी दोनों में काफी सुधार हुआ है।
लेकिन घिनौनी बात यह है कि उसके पास न सिर्फ एक एलिमेंटम वाटरफ्लेम गॉड है, बल्कि उसके पास 6 ऐसे अनंत हथियार भी हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। किलोस्टार ने सिर हिलाया। बताओ, क्या इससे तुम्हें गुस्सा नहीं आता? हालांकि मैंने, किलोस्टार ने, कई अनंत हथियार भी हासिल कर लिए हैं, लेकिन मुझे सिर्फ वो 2 वारब्लेड ही सूट करते हैं। उसके पास असल में वो अनंत तलवारें 6 हैं और वो बिल्कुल एक जैसी हैं। किलोस्टार गुस्से से बोला, ये तो 6 और 2 की लड़ाई जैसा है, और वो एलिमेंटम वाटरफ्लेम लॉकी भी मुझ पर लगातार बिजली गिरा रही है। बर्टुलू हैरान था। लगता है इस डार्कनॉर्थ में काफी खजाने हैं। उसके पास बेहिसाब खजाने हैं। 6 एक जैसे अनंत हथियार पाना लगभग नामुमकिन है, और उस एलिमेंटम वाटरफ्लेम लॉकी की कीमत भी कम से कम 5 लाख क्यूब कैओस नेक्टर जितनी होनी चाहिए। कुल मिलाकर उस सामान की कीमत 10 लाख क्यूब से भी ज्यादा होनी चाहिए। किलोस्टार ने दुखी होकर बड़बड़ाया, अगर उसके पास सिर्फ 2 तलवारें होती और अगर उसकी बिजली उसकी मदद न करती तो भी मैं उसे कुचल सकता था। ओह, ये सुनकर बर्टुलू ने सिर हिलाया। तुम्हें कुछ पता है कि तुम क्या करने वाले हो? किलोस्टार ने उसकी ओर देखा। कुछ विचार हैं? बर्टुलू ने सिर हिलाया। मैं पहले सभी पुराने खिलाड़ियों को चुनौती देना चाहता था, फिर 6 नए खिलाड़ियों को हरा दूंगा। उसके बाद मैं चला जाऊंगा। आप एस्ट्रल द्वीप छोड़ने जा रहे हैं? किलोस्टार कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसने हल्के से सिर हिलाया। अब समय आ गया है। मैं पिछले कुछ सालों से यहीं इसलिए रुका हूं क्योंकि मैं भर्ती हुए इन नए लोगों के बड़े होने का इंतजार करना चाहता था, बर्टुलू ने बताया। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन आमतौर पर हर अराजकता चक्र में लगभग एक बार ही लोगों का व्यक्तिगत रूप से अपहरण करने निकलता है। मैं निश्चित रूप से अगली पीढ़ी के लिए इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। साले, तू जब चाहे तब डाउनलोड बन सकता है। किलोस्टार ने सिर हिलाया और आह भरी। बदकिस्मती से मुझे अभी तक बस एक धुंधली सी झलक ही मिली है कि मेरा रास्ता क्या होगा। मैं अभी तक उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया हूँ। केवल अपने स्वयं के मार्ग की सही मायने में खोज करके और अपने स्वयं के दाव की खोज करके ही कोई व्यक्ति संसार डाउनलोड बनने के लिए उस दाव पर भरोसा करने में सक्षम हो सकेगा। बर्टुलू ने बहुत पहले ही अपना रास्ता और अपना दाव खोज लिया था। वह जब चाहे संसार डाउनलोड बन सकता था। हालांकि ब्राइट शो किंगडम एक बहुत ही सुरक्षित जगह थी और उसे सफलता पाने की कोई जल्दी नहीं थी। एक बार जब उसने यह फैसला कर लिया तो पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता था। वह स्वाभाविक रूप से पहले ये सुनिश्चित करना चाहता था कि सब कुछ सही हो। बर्टुलू ने कहा, 12 महलों में बिताए अपने समय से आपको बहुत लाभ होगा। हालांकि एस्ट्रल द्वीप समूह में 99 विरासतें हैं, लेकिन केवल शीर्ष 10 विरासतों को ही सभ्य माना जा सकता है। सख्ती से कहें तो इनमें से किसी भी विरासत को 12 महलों की मुख्य विरासत नहीं माना जा सकता। किलोस्टार को भी यह बात समझ आ गई। किलोस्टार अपनी लड़ाई हार गया। उसका सूक्ष्म द्वीप 5वीं परत से 4थी परत तक डूब गया। उसके बाद बर्टुलू ने एक नरसंहार शुरू कर दिया। उसने एक के बाद एक 5वें स्तर के विशेषज्ञों को चुनौती दी, लेकिन चुनौती देने वाले किसी भी विशेषज्ञ को उससे डर नहीं लगा। बर्टुलू एक ऐसा व्यक्ति था जिससे आमतौर पर उन्हें लड़ने का मौका नहीं मिलता। बर्टुलू का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हुए सभी में युद्ध करने की प्रबल इच्छा थी, और अंतिम परिणाम ये था, प्रत्येक सूक्ष्म द्वीप को 4थे स्तर तक गिरा दिया गया। मूलतः 5वें स्तर में 16 द्वीप थे। ये सिकुड़कर 15, 14, 13, 12 रह गया। अधिकाधिक द्वीप गिरने लगे। एक और द्वीप गिर गया है। निंग अपने सूक्ष्म द्वीप के किनारे पर खड़ा था, दूर तक देख रहा था क्योंकि एक और सूक्ष्म द्वीप जो उसके स्तर के भीतर था नीचे की ओर डूबने लगा था। मेरी तलवारबाजी और मेरे पैरों की तकनीक दोनों ही चरमरा गई हैं। यहाँ एस्ट्रल द्वीप समूह में मेरे लिए और बेहतर होना मुश्किल होगा। हालांकि यहाँ मेरे लिए लड़ने के लिए कई शैतान हैं, फिर भी जल्द ही यहाँ से जाने का समय आ गया है। निंग ने सोचा, एस्ट्रल द्वीप समूह छोड़ने का समय आ गया था। हाँ, यहाँ का वातावरण अच्छा था, और यह संभव था कि इन राक्षसों से अनगिनत वर्षों तक जूझने के दौरान उसे कुछ ऐसी अंतर्दृष्टियां मिल जाएं जिनसे वह नामहीन तलवारबाजी की 7वीं मुद्रा में निपुण हो सके। लेकिन ये लगभग निश्चित रूप से अब से बहुत बहुत लंबे समय बाद घटित होने वाली घटना होगी। 6ठे आसन में महारत हासिल करने में उसे लगभग 500 साल लगे थे, और अगर आप समय के त्वरण को भी ध्यान में रखें तो वास्तव में इसमें दसियों हजार साल लगे होंगे। जहाँ तक 7वें आसन की बात है, निंग उससे पूरी तरह हैरान था। वह जानता था कि इसमें महारत हासिल करना बेहद मुश्किल होगा और संभवतः उसे 1000 गुना ज्यादा समय और मेहनत लगेगी। मैं एक अराजकता चक्र के दौरान वास्तविक महल पहुंचने की आजीवन शपथ के प्रभाव में हूँ। तभी मैं अपने माता पिता को वापस लाने के लिए त्रिलोक लौट पाऊंगा। हालांकि अराजकता चक्र एक बहुत लंबी अवधि होती है, लेकिन कौन जाने भविष्य में कौन से नए परिवर्तन आए। मैं यहाँ ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता। निंग ने मन ही मन सिर हिलाया। यहाँ एस्ट्रल द्वीप समूह में 1000 साल बिताना ही काफी था। मुझे ये फुटवर्क विरासत विश्व देवता पिलसेंट को दे देनी चाहिए। निंग ने अपनी सुनहरी किताब उठाई और विश्व देवता पिलसेंट को एक चुनौती दी। वह जाने वाला था और यह जेड की किताब अपने साथ नहीं ले जा सकता था। बेहतर होगा कि वह इसे पिलसेंट को दे दे। निंग की यहाँ एस्ट्रल द्वीप समूह में पहली मुलाकात पिलसेंट से हुई थी और उसके मन में उसके बारे में अच्छी धारणा थी। एक चुनौती, गुलाबी होंठों, सफेद दांतों और गोल मटोल चेहरे वाले युवक। विश्वदेव पिलसेंट ने अपनी किताब की ओर देखा।
उसकी आंखें चमक उठीं। ये डार्क नॉर्थ है। निंग और पिलसेंट के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। उदाहरण के लिए, जब निंग किसी विशेष शत्रु के विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन वह व्यक्ति उसे चुनौती देने पर अड़ा रहता था, तो निंग अक्सर विश्व देवता पिलसेंट को चुनौती भेजता था और पहली चुनौती से बचने के लिए उस द्वंद्व युद्ध का उपयोग करता था। क्या डार्क नॉर्थ एक और चुनौती से बचने की कोशिश कर रहा है? पिलसेंट उलझन में था। फिर भी वह दिव्य रूनों से भरे कमरे में दाखिल हुआ और खुद को सीधे युद्धभूमि में टेलीपोर्ट होने दिया। यह एक बर्फीला, ठंडा समुद्री द्वीप था जो पूरी तरह से हिमखंडों से घिरा हुआ था। इस दुनिया में एक ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही पिलसेंट प्रकट हुआ, उसने तुरंत उस श्वेत वस्त्रधारी युवक को देखा जो अपनी पीठ पर तलवार लादे हुए था। डार्क नॉर्थ, पिलसेंट ने तुरंत उसे पुकारा। पिलसेंट। निंग ने उसकी तरफ देखा। मैं जा रहा हूँ। जा रहे हो? पिलसेंट दंग रह गया। इतनी जल्दी? हाँ। निंग ने सिर हिलाया। ये बहुत तेज है। हम साधक बहुत लंबी उम्र जीते हैं। इतनी जल्दी क्यों? आमतौर पर ज्यादातर असाधारण प्रतिभाशाली लोग यहाँ से जाने से पहले 10 लाख या 100 करोड़ साल बिताएंगे, पिलसेंट ने कहा। निंग हंसा। अगर वह यहाँ 1 करोड़ साल और रहा तो शायद वह नामहीन तलवारबाजी की 7वीं मुद्रा में महारत हासिल कर लेगा। पूरे अराजकता चक्र में से 10 करोड़ साल, ये तो कुछ भी नहीं था। फिर भी निंग जितना हो सके उतना समय बचाना चाहता था, इस डर से कि कहीं कुछ और न हो जाए। मेरे जाने का समय हो गया है। इस बार मैं हार मानता हूँ, निंग ने ऊंची आवाज में कहा। हार मान लो। पिलसेंट स्तब्ध रह गया। निंग ने पहले कभी किसी लड़ाई में हार नहीं मानी थी। वह जानता था कि निंग के हाथों में फुटवर्क की विरासत है। क्या निंग यह विरासत उसे सौंपने की योजना बना रहा था? मैं इस फुटवर्क की विरासत को अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगा। इसे ले जाओ। निंग ने जेड की किताब उसकी ओर उछाल दी। पिलसेंट खुद को रोक नहीं पाया। उसने तुरंत अपनी बाहें फैलाकर जेड की किताब को अपनी उंगलियों से थाम लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह बहुत लंबे समय से यहाँ एस्ट्रल द्वीप समूह में फंसा हुआ था। वह वहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए बेताब था, लेकिन पूरी विरासत हासिल करना वाकई आसान नहीं था। जब भी उसके पास विरासत के पर्याप्त हिस्से होते तो उसे तीसरे और चौथे स्तर के साधकों से अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ता। हर बार जब वह करीब पहुंचता तो सब कुछ खो देता। डार्क नॉर्थ, पिलसेंट की आंखें लाल हो गईं। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन मैं असल में तुम्हें एक तलवार कला विरासत देने की सोच रहा था जो मुझे काफी समय पहले मिली थी। दुर्भाग्य से वाटरवॉकर ने उसे मुझसे छीन लिया। निंग ने अपना सिर हिलाया। डार्क नॉर्थ, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप मेरी मदद करने को तैयार हैं। आप यहाँ 1000 साल से भी कम समय से हैं, है ना? ज्यादा समय तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। पिलसेंट बहुत भावुक हो गया। इस विरासत के साथ वह अपनी आज़ादी वापस पा लेगा। ठीक है, मेरे जाने के बाद मैं 12 महलों में से तलवार के महल में शामिल हो जाऊंगा, निंग ने कहा। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो तलवार के महल में जाओ और मुझे ढूंढो। मैं करूंगा, विश्वदेव। पिलसेंट ने जोर से सिर हिलाया। और अब बस एक ही चीज बाकी है, बर्टुलू के खिलाफ मेरी लड़ाई। निंग की आंखों में दूर की नजर थी। इस जगह से जाने से पहले वह जो आखिरी काम करना चाहता था वह बर्टुलू के खिलाफ लड़ाई थी। बर्टुलू लाखों करोड़ों सूक्ष्म द्वीपों का निर्विवाद नंबर 1 विशेषज्ञ। जब से वह छठे स्तर पर पहुंचा था तब से वह कभी नीचे नहीं गिरा था। निंग ने बाकी सभी प्रतिभाशाली लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, हालांकि उसने कभी बर्टुलू से लड़ाई नहीं की थी। मैं वास्तव में इसका इंतजार कर रहा हूँ। निंग को इस लड़ाई के बारे में सोचकर ही उत्सुकता से अपना खून खौलता हुआ महसूस हो रहा था। पुस्तक 26, अध्याय 43, हेगेमोन। जी निंग बर्टुलू से लड़ने के लिए उत्सुक था। उससे लड़ने के बाद वह बिना किसी पछतावे के एस्ट्रल द्वीप समूह छोड़ सकता था। हालांकि उसे पहले बर्टुलू के पुराने दिग्गजों को चुनौती देने का इंतजार करना था। 5वें स्तर में सूक्ष्म द्वीपों की संख्या लगातार घटती गई। 8, 7, 6, 5, सिर्फ 5 बचे थे। ये 5 नए लोग थे। मैं हार गया। सुंदर, शैतानी सा दिखने वाला चांदी के बालों वाला युवक दूर से सफेद वस्त्र पहने सफेद बालों वाले युवक को घूर रहा था। दोनों की आभा असाधारण थी। पहले वाले की आभा ज्यादा शैतानी थी, जबकि दूसरे वाले की आभा गर्मजोशी और शांति से भरी थी। गोरहो, ऐसा लगता है जैसे तुमने संसार डाउनलोड बनने का अपना रास्ता पहले ही खोज लिया है, बर्टुलू मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, गोरहो के लिए किसी और के प्रति प्रशंसा का भाव रखना बहुत दुर्लभ था। हालांकि डार्क नॉर्थ और किलोस्टार ने उसे हरा दिया था, फिर भी उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह समझ सकता था कि किलोस्टार की सफलता मुख्यतः उसके 1000 क्लोन होने के कारण थी, जबकि डार्क नॉर्थ का शरीर किलोस्टार जितना ही मजबूत था और संभवतः उसकी तकनीक भी वैसी ही थी जिस पर वह निर्भर था। दाव के बारे में वास्तविक जानकारी के संदर्भ में न तो डार्क नॉर्थ और न ही किलोस्टार उसके स्तर के थे। हालांकि बर्टुलू ने गोरहो पर जबरदस्त दबाव डाला था। ये पहली बार था जब उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ था जो ज्ञान और अंतर्दृष्टि के मामले में उससे कहीं आगे था। आप किस रास्ते पर चलने की योजना बना रहे हैं? बर्टुलू ने जिज्ञासा से पूछा। गोरहो ने कहा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं स्पेस टाइम के रास्ते पर चलूंगा। अंतरिक्ष समय? क्या तुम्हारा सबसे शक्तिशाली दाव अग्नि का दाव नहीं है? बर्टुलू उलझन में था। अभी अभी हुए युद्ध से वह बता पा रहा था कि गोरहो अग्नि के दाव में अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंच गया है। दरअसल वह उस स्तर तक पहुंच गया था जहां वह जब चाहे संसार डाउनलोड बन सकता था। मुझे लगता है मुझे ये पसंद है, ये गोरहो का जवाब था, लेकिन वह मन ही मन सोच रहा था।
मेरी असली प्रतिभा वास्तव में स्पेस टाइम में निहित है। मेरा सबसे मजबूत दाव जरूरी नहीं कि मेरा सबसे अच्छा दाव ही हो। वह सर्वशक्तिमान एओनियन राजा गोर्श के सबसे शक्तिशाली वंशज थे। स्वाभाविक रूप से वह अग्नि के दाव में अत्यंत कुशल थे, लेकिन स्पेस टाइम में तो वह और भी ज्यादा कुशल थे। हालांकि उन्हें अग्नि के रहस्यों का प्रशिक्षण राजा गोर्श ने स्वयं दिया था, जबकि स्पेस टाइम की कला उन्हें स्वयं सीखनी पड़ी थी। यही कारण था कि उनका अग्नि का दाव स्पेस टाइम के दाव से थोड़ा बेहतर था। हालांकि तुलनात्मक रूप से उसे अपने अग्नि दाव में दुगुनी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन परिणाम आधे ही मिले। उसके अपहरण से पहले उसके पिता राजा गोर्श ने गोरहो से कहा था कि वह गोरहो को एक ऐसा गुरु ढूंढने में मदद करने की योजना बना रहे हैं जो उसे सिखाने के लिए स्पेस टाइम दाव में कुशल हो। लेकिन कोई भी बड़ी शक्ति ब्राइट शो साम्राज्य के सर्वशक्तिमान हेगेमॉन का मुकाबला कैसे कर सकती है? वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद गोरहो लगभग 2 साल पहले अंततः एक संपूर्ण स्पेस टाइम विरासत हासिल करने में कामयाब रहा था। उस विरासत के नोट्स के अनुसार अगर मैं कौशल के पर्याप्त उच्च स्तर तक पहुंच गया तो मैं स्वयं हेगेमॉन से व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त कर सकूंगा। एक बार जब मैं डाउ लॉर्ड बन जाऊंगा और अपने वंश को जागृत कर लूंगा तो मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। तब तक बर्टुलू भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। गोरहो का हृदय अपार गर्व और आत्मविश्वास से भर गया। जागृति से पहले एओनियन साधकों जैसे ही थे, हालांकि जागृति के बाद वे शक्ति से भर जाते थे और दूसरे संसार डाउलॉर्ड्स को अपना शिकार समझते थे। वे वाकई भयानक रूप से शक्तिशाली थे। 5वीं परत से एक और आकाशीय द्वीप उतरा। अब केवल 4 ही बचे थे। मेरी तकनीकें तुम्हारे खिलाफ बिल्कुल बेअसर रहीं। दाववादी मछली के नाम से मशहूर पथभ्रष्ट ने आह भरी। उसका चेहरा मछली के शल्कों से ढका हुआ था और उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। तुम्हारे पास बहुत सारी तकनीकें हैं, तुम्हें थोड़ा और ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। बर्टुलू रोशनी से जगमगा रहा था, किसी भी सूरज की तरह चकाचौंध। धीरे धीरे उसकी चमक कम होने लगी। मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे वे सब पसंद हैं। दाववादी मछली ने आह भरी। उफ, मैं तीसरे और चौथे स्तर पर मौजूद किसी भी व्यक्ति के साथ अपनी मर्जी से खेल सकती हूँ, लेकिन हर बार जब मैं 5वें स्तर पर किसी और से लड़ती हूँ तो हार जाती हूँ। दाववादी मछली 5वें स्तर में शामिल होने वाले अंतिम लोगों में से एक थी और वह इस चुनौती के समय चौथे स्तर में रहने वाला एकमात्र व्यक्ति था। ये कैसे हो सकता है? ये एक गंजी औरत थी जो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसका व्यवहार बर्फ जैसा ठंडा था। इस वक्त उसके चेहरे पर एक गहरा सदमा था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? फेयरी ब्राइटहार्ट, आपकी रक्षात्मक तकनीकें वाकई बहुत जबरदस्त हैं और मैं आपकी प्रशंसा से भर गया हूँ, लेकिन आपका वो दिल वाकई एक बड़ी कमजोरी है। कोई भी विश्व स्तरीय हार्टफोर्स कल्टीवेटर आपको आसानी से हरा सकता है। मेरी तो बात ही छोड़िए। बर्टुलू ने एक हल्की आह भरी। परी ब्राइटहार्ट का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसके अंतर्मन की गहराई में एक ऐसा दुस्वप्न छिपा था जिसे वह कभी नहीं भूल पाए। हालांकि इसी दुस्वप्न की बदौलत वह दृढ़ रही और साधना में अपनी वर्तमान ऊंचाइयों तक पहुंच पाए। मैं समझ गई। फेयरी ब्राइटहार्ट ने धीरे से सिर हिलाया। 4 द्वीप 3 द्वीप बन गए। तुम्हारे साथ लड़ना एक अद्भुत अनुभव था। तुमने मुझे पूरी ताकत झोंक दी। बर्टुलू ने अपने सामने खड़ी ज़ेड बालों वाली महिला की ओर देखा। यह महारानी थी। महारानी ने अर्ध पारदर्शी धुंधली चादर ओढ़ी हुई थी और बेहद आकर्षक लग रही थी। उन्होंने हल्की सी हंसी हंसी। बर्टुलू, सब जानते हैं कि तुम प्रकाश के दाव में तो निपुण हो, लेकिन हृदय बल में उससे भी ज्यादा निपुण हो। अभी तुमने अपने हृदय बल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। तुम सिर्फ अपने प्रकाश के दाव के इस्तेमाल से ही मुझे हरा पाए। कम से कम नजदीकी युद्ध क्षमताओं में मुझे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। बर्टुलू ने कहा, तुम बेहद प्रतिभाशाली हो, हालांकि दाव के बारे में तुम्हारी समझ थोड़ी कमजोर है। अगर तुम इस मामले में और ऊंचे स्तर पर पहुंच गए, शायद गोरहो के स्तर तक, तो मुझे तुम्हें हराने के लिए अपनी हृदय शक्ति तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 3 द्वीप 2 द्वीप बन गए। कितना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। वाटरवॉकर बर्टुलू को घूर रहा था। उसकी आंखें आश्चर्य और विस्मय से भरी हुई थीं। लड़ाई शुरू होने से पहले ही मैं सो गया था। तुम्हें तो कुछ समय पहले ही पैदा हो जाना चाहिए था, है ना? बर्टुलू ने वाटरवॉकर की ओर देखा। हाँ, सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने मेरे जागने के कुछ ही पल बाद मुझे पकड़ लिया। वाटरवॉकर ने सिर हिलाया। आपकी जन्मजात क्षमताएं किसी भी विपत्तगामी जाति की सर्वोच्च क्षमताओं में से हैं। संभवतः इस मामले में महारानी भी आपसे थोड़ी कमतर हैं। आपकी जन्मजात क्षमताएं इतनी प्रबल हैं कि मुझे लगता है कि आप पौराणिक प्राचीन साधकों या ब्राइट शो साम्राज्यवादियों के भी समकक्ष हैं। बर्टुलू ने आगे कहा, अपनी जन्मजात क्षमताओं पर भरोसा करके आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि यहाँ के अन्य प्रतिभाशाली लोग आपको पूरी तरह से घायल न कर पाएं। केवल यही सुनिश्चित करता है कि आप चौथे और 5वें स्तर के साधकों को हरा सकें। लेकिन तुम्हारे साथ समस्या यह है कि तुम ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहे। यहाँ एस्ट्रल द्वीप समूह में कुछ और समय बिताओ। मेरी सलाह है कि तुम यहाँ एक अराजकता चक्र बिताओ, फिर ब्राइट शो साम्राज्य में घूमते हुए एक और अराजकता चक्र बिताओ। बर्टुलू ने कहा, तभी तुम्हें 12 महलों में शामिल होना चाहिए। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ इतने लंबे समय तक क्यों रुकना पड़ रहा है, पर मैं ये जरूर समझ सकता हूँ कि तुम्हारे मन में मेरे लिए सिर्फ अच्छे इरादे हैं। वाटरवॉकर ने बर्टुलू की ओर देखा। आज से तुम मेरे दोस्तों में से एक हो। हाँ, अच्छा। बर्टुलू ने सिर हिलाया। जब उसने वाटरवॉकर को देखा तो उसे लगा जैसे वह इतने साल पहले खुद को देख रहा हो।
फर्क बस इतना था कि वॉटरवॉकर का जन्म के कुछ समय बाद ही अपहरण कर लिया गया था, जबकि बर्टुलू खुद अनगिनत सालों तक आदिम अराजकता में भटकता रहा था और उसने न जाने कितनी ही चीजें देखी थीं। उसने दुख और खुशी, मिलन और बिछड़न दोनों का अनुभव किया था। ये सभी चीजें मिलकर उसे हृदय बल के मार्ग पर चलने में सक्षम बनाती थीं। दोनों द्वीप एक हो गए। अब 5वें स्तर में केवल एक ही सूक्ष्म द्वीप बचा था, जी निंग का सूक्ष्म द्वीप। क्या मैं आखिरी हूँ? सफेद वस्त्रधारी निंग अपने सूक्ष्म द्वीप के भीतर एक घास के मैदान के ऊपर कमल मुद्रा में बैठा था। वायलट ज्वेल उसके घुटनों पर टिकी हुई थी। वह यहाँ काफी देर से इंतजार कर रहा था, लेकिन बर्टुलू ने अप्रत्याशित रूप से उसे आखिरी के लिए बचाकर रखा था। यह आ रहा है। निंग की नजर उसके बगल में रखी सुनहरी किताब की ओर गई। आखिरकार उसकी सुनहरी किताब में एक चुनौती आ ही गई, एक चुनौती जो 6ठे स्तर से आई थी। यह एक ऐसी चुनौती थी जो निंग को पहले कभी नहीं मिली थी। मैंने इस युद्ध के इंतजार में एस्ट्रल द्वीप समूह में 1000 साल बिताए हैं। निंग ने अपनी इच्छा शक्ति का एक धागा भेजा, जिसने चुनौती के संदेश को चकनाचूर कर दिया। चुनौती स्वीकार है। बहुत खूब। 6ठे स्तर का वह आदमी सचमुच अजेय है। वह बहुत शक्तिशाली है। पिछले 15 दिनों से एस्ट्रल द्वीप समूह के सभी द्वीप अथाह उत्साह में थे। उन्होंने एक के बाद एक द्वीपों को 5वीं परत से उतरते देखा था। 5वीं परत का हर एक व्यक्ति एक विलक्षण प्रतिभा का धनी था, चाहे वे किसी भी रास्ते पर चलते हों या किसी भी दाव में निपुण हों। फिर भी बर्टुलू ने उन सभी को कुचलकर हरा दिया था। 5वें स्तर में केवल एक ही द्वीप बचा था। एक बार ये द्वीप भी पराजित हो गया तो 5वें स्तर में कोई द्वीप नहीं बचेगा। इस समय यहाँ उपस्थित लाखों साधक पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित थे कि आगे क्या होने वाला है। वे इस महत्वपूर्ण घटना के अंतिम समाधान की प्रतीक्षा कर रहे थे। एस्ट्रल द्वीप समूह के नीचे अंधेरे रसातल के बिल्कुल नीचे इस समय यहाँ 10 से ज्यादा आकृतियां एकत्रित थीं, जिनमें बिखरे काले बालों वाला एक हृष्ट-पुष्ट पुरुष भी शामिल था, जिसने साधारण लड़ाकू पोशाकें पहन रखी थीं। उनकी आभा तारों के अनंत सागर जितनी गहरी थी। बर्टुलू सचमुच हृदय बल में दुर्जेय है। यह एस्ट्रल द्वीप समूह में उनकी अंतिम लड़ाई होनी चाहिए। अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को धूल चटाने के बाद वह संभवतः चले जाएंगे। उन्होंने अभी तक हमें यह नहीं बताया है कि वह पैलेस ऑफ रेजेंस में शामिल होंगे या पैलेस ऑफ हार्टफोर्स में। ये प्राचीन शक्तियां आपस में बातें कर रही थीं। ये सभी काफी समय से बर्टुलू पर नजर रख रही थीं। दरअसल सर्वशक्तिमान हेगेमॉन भी उस पर ध्यान दे रहा था। साधना पथ की 3 मुख्य शाखाएं थीं, दैत्यदेव शरीर शोधन, की शोधन और हृदय बल साधना। जी निंग एक द्विशोधक थे जिन्होंने दैत्यदेव और की शोधक दोनों रूपों में प्रशिक्षण लिया था। हालांकि हृदय बल में भी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले त्रिशोधक बनना वास्तव में संभव था। बर्टुलू ऐसे ही एक साधक थे और उनके जैसे लोग सबसे भयानक प्रतिद्वंद्वी थे जिनका सामना कोई भी कर सकता था। अगर बर्टुलू अपने हृदय बल का उपयोग करके अपने प्रतिद्वंद्वी पर जरा भी प्रभाव डाल पाते तो वह अपने भयानक निकट युद्ध कौशल से उस पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेते। वास्तव में ऐसे कई लोग थे जिन्हें बर्टुलू बिना अपनी उंगली उठाए ही हरा सकते थे। ओह, बस एक लड़ाई बाकी है। एक आवाज गूंजी। बर्फीले वस्त्र पहने एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग व्यक्ति, जिसके सिर पर 6 घुमावदार सींग थे, अचानक कहीं से प्रकट हुआ। यहाँ एकत्रित 10 से ज्यादा प्राचीन शक्तियां स्तब्ध रह गईं। उन्होंने झट से सम्मान से सिर झुकाया। हेगेमॉन। पुस्तक 26, अध्याय 44। जी निंग ने बर्टुलू से लड़ाई की। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन, समस्त ब्राइट शो साम्राज्य में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति। उन्हीं की बदौलत ब्राइट शो साम्राज्य अस्तित्व में आया। उन्हीं की बदौलत ब्राइट शो साम्राज्य और ब्राइट शो के 12 महल अस्तित्व में आए। उन्हीं की बदौलत यह साम्राज्य दाओ गठबंधन और एओनियन साम्राज्य के साथ अनंत प्रदेशों की सबसे सर्वोच्च शक्तियों में से एक के रूप में खड़ा होने के योग्य हुआ। उनके सामने प्राचीनतम शक्तियों को भी अपना सिर झुकाना पड़ता। नए बच्चों का नया बैच कैसा चल रहा है? 6 सींगों वाला सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। उसके आसपास के क्षेत्र में स्पेस टाइम जमने और संघनित होने लगा। हालांकि वह जानबूझकर अपनी आभा नहीं दिखा रहा था, लेकिन उससे जो थोड़ा सा आभास स्वाभाविक रूप से निकल रहा था वह शाही कुल या 12 महल के सभी सदस्यों को यह महसूस कराने के लिए पर्याप्त था कि वे मुश्किल से सांस ले पा रहे हैं। नए लोग। वॉटरवॉकर नाम के उस लड़के में अद्भुत जन्मजात प्रतिभाएं हैं। तुलना में बाकी सब थोड़े कमजोर हैं। एक अविश्वसनीय रूप से मांसल सुनहरे कवच वाला आदमी बोला। यह आदमी थोड़ा ज्यादा ही मांसल था। हालांकि वह अपने असली आकार से पहले ही छोटा हो गया था, फिर भी उसकी भुजाएं उसके सिर से मोटी थीं। अनुपात में स्पष्ट रूप से थोड़ा बेमेल था। बर्टुलू ने खुद कहा था कि वॉटरवॉकर की जन्मजात प्रतिभाएं हम शाही लोगों या उन प्राचीन साधकों की प्रतिभाओं के बराबर हैं। उसकी जन्मजात प्रतिभाएं वाकई बहुत अच्छी हैं। दुर्भाग्य से उसे कुछ भी समझ नहीं आता। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया। जहाँ तक उन प्रतिभाशाली लोगों की बात है जिनसे बर्टुलू ने अभी अभी युद्ध किया था, वह उन सभी को आसानी से हरा सकता था। उनमें से कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। मांसल सुनहरे कवच वाला आदमी हंसा। हेगेमॉन, बर्टुलू सचमुच प्रकाश के ताव में बहुत प्रतिभाशाली है। उसे हमारे दीप्ति महल में प्रवेश करने दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे अपना निजी शिष्य बनाऊंगा और उसे व्यक्तिगत मार्गदर्शन दूंगा। ये हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति अंतहीन प्रदेशों में एक अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध व्यक्ति था, जिसे डाउलॉर्ड 1000 वेव्स के नाम से जाना जाता था। वह रेडियंट पैलेस के 2 राजलक्ष्मियों में से एक था, एक ऐसा व्यक्ति जो अंतहीन प्रदेशों में जबरदस्त लहरें पैदा करने में सक्षम था। हृदय बल साधक तो बहुत कम है। 1000 लहरें, तुम एक के लिए मुझसे क्यों लड़ रहे हो?
काले वस्त्रों से ढकी एक आकृति ने प्राचीन स्वर में कहा, आपके हार्टफोर्स पैलेस में मुश्किल से ही कोई डाउलॉर्ड है। डाउलॉर्ड थाउजेंड वेव्स ने पूरी तरह से अदम्य अंदाज में कहा, यद्यपि हम संख्या में कम हैं, फिर भी हम में से प्रत्येक के पास 10 या 100 पुरुषों की शक्ति है। काले वस्त्र के नीचे छिपी हुई मायावी निराकार आकृति ने कहा, ओह 10 की घात, तो फिर अपने हार्टफोर्स पैलेस में से किसी को मेरे साथ थोड़ा अभ्यास करने क्यों नहीं बुलाते। डाउलॉर्ड थाउजेंड वेव्स की आंखों में रोशनी आने लगी। काले वस्त्र पहने व्यक्ति की बोलती तुरंत बंद हो गई। डाउलॉर्ड थाउजेंड वेव्स सभी 12 महलों के शीर्ष 10 विशेषज्ञों में से एक था। अगर हार्टफोर्स पैलेस का महल स्वामी आसपास होता तो वह थाउजेंड वेव्स को कड़ी टक्कर दे सकता था, लेकिन वह अंतहीन आदिम अराजकता में भटक रहा था और 10 से ज्यादा अराजकता चक्रों में वापस नहीं लौटा था। फिलहाल हार्टफोर्स पैलेस में वास्तव में कोई भी ऐसा नहीं था जो डाउलॉर्ड थाउजेंड वेव्स का मुकाबला कर सके। जब बर्टुलू को अपनी पसंद चुनने का समय आएगा तो तुम दोनों उसे भर्ती करने की पूरी कोशिश कर सकते हो। सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग मुस्कुराया, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। बस ये दोनों बच्चे अब द्वंद्व शुरू करने वाले हैं। गड़गड़ाहट। उनके बगल में हवा में चलती हुई छवियों की एक श्रृंखला दिखाई दी। द्वंद्वयुद्ध द्वीप पर यही घटित हो रहा था। जी निंग और बर्टुलू अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। डार्कनॉर्थ भी बुरा नहीं है, दुर्भाग्य से उसका प्रतिद्वंद्वी बर्टुलू है। मुझे आश्चर्य है कि वह कब तक टिक पाएगा। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि बर्टुलू कितने समय तक खेलना चाहता है। सभी प्रमुख शक्तियां यही कह रही थीं। बर्टुलू के बारे में उनकी राय वाकई बहुत ऊंची थी। ये समझना जरूरी है कि एस्ट्रल द्वीप समूह ने अनगिनत वर्षों में कई प्रतिभाशाली लोगों को प्रशिक्षित करने में मदद की थी, लेकिन बहुत लंबा समय बीत चुका था जब किसी ने उन्हें बर्टुलू जितना उत्साहित किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बर्टुलू को दाव की अद्भुत समझ थी। ये कहा जा सकता है कि जैसे ही वह पहले चरण का दाव लॉर्ड बन गया, वह तुरंत तीसरे चरण के दाव लॉर्ड्स की बराबरी करने में सक्षम हो गया। यदि वह थोड़ा सा समय प्रशिक्षण में लगाए और द्वितीय चरण का डाउलॉर्ड बन जाए तो वह वर्च स्तर के डाउलॉर्ड से लड़ने में सक्षम हो जाएगा। हालांकि गोरहो जैसे अन्य लोग भी जब चाहें डाउलॉर्ड बन सकते थे, लेकिन 12 महलों में किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी, जबकि वे जानते थे कि वह एक एओनियन था। तो क्या हुआ अगर वह एक एओनियन था? यहाँ तक कि एओनियनों के शाश्वत सम्राट मेलोबो को भी डाउलॉर्ड ओलगॉड ने बुरी तरह पीटा और दौड़ाया था। गोरहो का ज्ञान का स्तर बर्टुलू से कहीं कम था। बर्टुलू सचमुच उस मुकाम पर है जहाँ से उसे जल्द ही डाउलॉर्ड स्तर तक पहुँच जाना चाहिए। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग की आंखों में उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। सभी प्रमुख शक्तियां आकाश में उड़ती तस्वीरों को देख रही थीं और देख रही थीं कि युद्ध शुरू होने वाला है। समुद्री द्वीप। एक सफेद वस्त्रधारी युवक जिसकी पीठ पर तलवार लटकी थी दूर तक घूर रहा था। उसने दूर से एक सफेद वस्त्रधारी सफेद बालों वाले युवक को देखा जिसकी आंखों में मानो ब्रह्मांड के सारे तारे समाये हुए थे। जब निंग ने उन आंखों को देखा तो वह उनकी शक्ति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। अविश्वसनीय। निंग मन ही मन अवाक रह गया। डार्कनॉर्थ, मेरा नाम बर्टुलू है, सफेद बालों वाला युवक बोला। बर्टुलू, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है और मैं इस लड़ाई का काफी समय से इंतजार कर रहा था, निंग ने कहा। किसी कारण से, हालांकि अभी तक उनका मुकाबला नहीं हुआ था, निंग को पहले से ही जबरदस्त दबाव महसूस हो रहा था। वह जितना मजबूत होगा उतना ही अच्छा होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि एक विश्व स्तरीय साधक कितना शक्तिशाली बन सकता है। नए लोगों के समूह में तुम्हें सबसे मजबूत व्यक्ति होना चाहिए। बर्टुलू मुस्कुराया। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तो फिर अपना हथियार निकालो, निंग ने कहा। मेरा हथियार निकालो? बर्टुलू मुस्कुराया। पहले देखते हैं कि तुम में ताकत है या नहीं। हालांकि निंग बर्टुलू से पहली बार मिला था। उसने बहुत पहले सुना था कि बर्टुलू आमतौर पर नजदीकी मुकाबले में अपनी नंगी हथेलियों का इस्तेमाल करता है। उसने अपने हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ किलोस्टार के खिलाफ लड़ाई में किया था। किलोस्टार का आकलन इस प्रकार था, जब तुम खुद उससे लड़ोगे तभी तुम्हें सही मायने में समझ आएगा कि वह कितना शक्तिशाली है। वह इतना शक्तिशाली है कि किसी भी इंसान को निराशा में डाल सकता है। सिर्फ अपने 1000 शरीरों के संयोजन का इस्तेमाल करके ही मैं उसे ऐसा कर पाऊंगा कि वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फुश। निंग एक पहाड़ी चट्टान के ऊपर खड़ा था। उसका शरीर क्षण भर के लिए धुंधला हो गया क्योंकि उसके 3 सिर और 6 भुजाएं दिखाई दी और उसके 6 हाथों में एक एक तलवार थी। हा हा हा। बर्टुलू हंसा, फिर हवा में निंग की ओर बढ़ने लगा। ऐसा करते हुए उसने दूर से एक मुक्का मारा। धमाका। उसका मुक्का मानो उल्कापिंड की शक्ति से टकराया हो। उसकी शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती हुई हवा से निंग की ओर गिर पड़ी। निंग का चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त हो गया। उसके दिल में युद्ध की इच्छा और भी प्रबल हो गई। उसका प्रतिद्वंद्वी खाली हाथ लड़ रहा था, जबकि वह खुद 6 अनंत तलवारों का इस्तेमाल कर रहा था। इस लड़ाई में उसे बहुत बड़ा फायदा था। मुझे उसे अपने हथियार निकालने पर मजबूर करना होगा। फुफ। निंग की तलवार हिली और उस मुट्ठी पर वार करते ही एक अत्यंत प्रभावशाली रक्त रंग की रोशनी की लकीर में बदल गई। यद्यपि ऐसा प्रतीत हुआ कि यह केवल बर्टुलू की मुट्ठी को छू गया था, लेकिन इसने तुरंत ही उसकी मुट्ठी की तकनीक पर प्रभाव डाला। ओह, दिलचस्प है। बर्टुलू हंसते हुए आगे बढ़ता रहा। उसने अपनी 6 भुजाएं भी प्रकट की, फिर मुट्ठियों से ऐसे वार करने लगा जैसे अनगिनत उल्काएं आसमान से गिर रही हों। उसकी हथेलियां विशाल पर्दे जैसी थीं जो आसमान को ढक रही थीं और उसकी उंगलियां मानो दुनिया की हर चीज को चीरती हुई प्रतीत हो रही थीं। हालांकि वह अभी भी सिर्फ अपने नंगे हाथों का ही इस्तेमाल कर रहा था, फिर भी उसके 6 हाथ इतने मजबूत थे कि हर वार में निंग पर दबाव डाल सकते थे। निंग के अहंकार ने उसे अपने एलिमेंटम वाटर फ्लेम लॉकी का इस्तेमाल करने से रोक दिया।
हालांकि बर्टुलू ताकतवर था, फिर भी वह खाली हाथ लड़ रहा था। निंग पहले से ही बर्टुलू के नंगे हाथों पर 6 शाश्वत अस्त्रों का इस्तेमाल कर रहा था। निंग लॉकी को भी कैसे मार सकता था? अगर ऐसी स्थिति में वह हार जाता तो उसे लॉकी की श्रेष्ठता का पूरा यकीन हो जाता। गड़गड़ाहट। बर्टुलू ने निंग पर हमला करते हुए तेज गति से उसके चारों ओर चक्कर लगाया। प्रत्येक प्रहार के साथ उसकी आभा फैलती गई और आकाश भरता गया। हर बार जब मैं बर्टुलू को लड़ते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है। ठीक है, मैंने सचमुच कभी सोचा भी नहीं था कि एक विश्व स्तरीय साधक इतनी ऊंची अंतर्दृष्टि तक पहुंच सकता है। अंधेरे रसातल में मौजूद सभी प्राचीन शक्तियां इस युद्ध को चलते हुए देखकर आहें भरने लगीं। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया। जब डॉनस्टार विश्व स्तर पर था तो उसकी कृपाण कला बर्टुलू की मुक्ता विद्या के बराबर थी। हालांकि डॉनस्टार सिर्फ एक दोहरा शोधक था जिसने हृदय बल का प्रशिक्षण नहीं लिया था। डॉनस्टार, महल के स्वामी डॉनस्टार, वह इतना शक्तिशाली भी था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि महल का स्वामी डॉनस्टार अब इतना शक्तिशाली है। सभी प्राचीन शक्तियों ने सिर हिलाया। निस्संदेह 12 महलों में सबसे शक्तिशाली डाउलॉर्ड महल का स्वामी डॉनस्टार था। वह कृपाण के महल का स्वामी था। हालांकि वह मात्र एक वर्ष स्तरीय डाउलॉर्ड था। एक बार जब वह क्रोधित हुआ तो उसने अपनी कृपाण के केवल 3 वार से एक प्राचीन शाश्वत सम्राट का वध कर दिया था। उसकी ख्याति तुरंत ही अनंत प्रदेशों में फैल गई। वह इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली था कि वह डाउलॉर्ड ओलगॉड से भी अधिक शक्तिशाली था। हेगेमोन द्वारा बर्टुलू की तुलना महल के स्वामी डॉनस्टार से करना इस बात का संकेत था कि बर्टुलू से उसकी अपेक्षाएं कितनी बड़ी थीं। गड़गड़ाहट। यद्यपि बर्टुलू ने बार बार निंग के चारों ओर चक्कर लगाया और उस पर उग्रता से हमला किया, लेकिन वह निंग को जरा भी चोट नहीं पहुंचा सका। निंग ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम्हारे पास इतना ही है तो तुम मुझे खरोंच भी नहीं पाओगे। तुम सचमुच मुझे हथियार चलाने के लायक हो। बर्टुलू के दोनों हाथों में अचानक एक एक तलवार दिखाई दी और हर तलवार एक शाश्वत हथियार थी। उसके आसपास का क्षेत्र प्रकाश की अनंत झिलमिलाहट से भर गया और बर्टुलू स्वयं प्रकाश के दिव्य स्वामी की तरह उन 6 तलवारों के साथ एक बार फिर निंग पर टूट पड़ा। उसकी तलवारें भयंकर और प्रभावशाली अंदाज में वार कर रही थीं। निंग को अपनी पूरी ताकत से बचाव करना पड़ा। झनकार, झनकार, झनकार। कितनी शक्तिशाली तलवारबाजी! फिर भी वह जितना ज्यादा ताकतवर होगा उतना ही बेहतर होगा। निंग और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। थंडरलाइट विंग्स अचानक उसकी पीठ पर प्रकट हो गए, जिससे उसकी पैरों की तकनीक और निखर गई। पंखों का हर फड़फड़ाहट और निंग का हर कदम मानो तलवारबाजी का एक अंदाज था। उसकी हरकतें और उसके हमले सब मिलकर एक संपूर्णता में ढल गए थे। निंग ने अपनी 6 बैंगनी रत्नों से एक साथ वार किया, जिससे वे 6 रक्तिम प्रकाश की धारियों में बदल गईं जो आकाश में फैल गईं। हर बार वह बर्टुलू की तलवारों से बचाव करने में सफल रहा। क्या वह सचमुच मुझसे बचाव कर पाया? बर्टुलू थोड़ा चौंका। उसने पुकारा, तुम्हारी तलवारबाजी का नाम क्या है? निंग ने जवाब दिया, यहाँ एस्ट्रल द्वीप समूह पर अपने 1000 सालों के दौरान मैंने यूनिकॉर्न के हृदय की मुद्रा को अपनी एस्ट्रल मुद्रा के साथ मिलाकर एक रक्षात्मक तकनीक बनाए। मैंने इसे यूनिकॉर्न का डोमेन नाम दिया। यूनिकॉर्न का डोमेन? बर्टुलू थोड़ा हैरान हुआ। यूनिकॉर्न का डोमेन तलवार के दांव में निंग की सबसे गहन अंतर्दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता था। यूनिकॉर्न का हृदय तलवार के बारे में एक खास स्तर की अंतर्दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता था जो रक्षा पर केंद्रित थी। जिस तरह हाथस्वॉर्ड मुद्रा तलवार और उसके आसपास की दुनिया पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले हृदय का प्रतिनिधित्व करती थी, या ग्रेट फिर्मेनेंट मुद्रा पूरी दुनिया की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी, उसी तरह यह मुद्रा एक ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी जो यूनिकॉर्न के हृदय से भी कहीं अधिक गहरा था। निंग ने यूनिकॉर्न के हृदय के सार का उपयोग किया था और उसे और भी अधिक शक्तिशाली एस्ट्रल मुद्रा के साथ मिलाकर इस क्षेत्र, अपने यूनिकॉर्न के क्षेत्र का निर्माण किया था। वह इस क्षेत्र में आने वाले किसी भी हमले से बचाव करने में सक्षम था। हर बार उसकी सुरक्षा व्यवस्था दुश्मन को पीछे धकेलने और फिर पलटवार करने में सक्षम थी। एस्ट्रल रुख सिर्फ एक औजार था जिसका इस्तेमाल वायलेट ज्वेल के साथ करने से उसकी शक्ति में जबरदस्त इजाफा होता था। उसे अपने यूनिकॉर्न के क्षेत्र में शामिल करके और बचाव के लिए इस्तेमाल करके उसने क्षेत्र की शक्ति को और भी ज्यादा और प्रभावी बना दिया। इस तकनीक पर भरोसा करके निंग आखिरकार तीसरे मिरजनो पेंटिंग में मछुआरे को हराने में कामयाब हो गया था। हालांकि निंग की तलवारबाजी अब पूरी तरह से चरमरा गई थी, इसलिए उसने एस्ट्रल द्वीप छोड़ने का फैसला कर लिया था। निंग ने कहा, यह इस समय मेरे पास सबसे शक्तिशाली तलवारबाजी है। बर्टुलू, मैंने अपना यूनिकॉर्न डोमेन पहले ही सक्रिय कर लिया है। अगर तुम मेरे इस डोमेन को हरा दोगे तो मैं हार मान लूंगा। हाँ, बढ़िया। किलो स्टार के अलावा पूरे एस्ट्रल द्वीप समूह में सिर्फ तुम ही हो जो मुझे मेरे असली हथियार इस्तेमाल करने पर मजबूर कर सकते हो। अचानक बर्टुलू के हाथों से 6 तलवारें गायब हो गईं। कुछ ही पल बाद 2 भारी हथौड़े प्रकट हुए। एक हथौड़ा काला था और दूसरा सफेद, और दोनों ही शाश्वत हथियार थे। तुमने पहले जिन मुट्ठी तकनीकों का इस्तेमाल किया था उन्हें देखते हुए मुझे लगा था कि तुम तलवारबाजी के अलावा किसी और चीज में माहिर हो। लगता है मेरा अंदाजा सही था। तुम असल में हथौड़ाबाजी में माहिर हो, अपने हाथों को हथौड़ों की तरह इस्तेमाल करते हो, है ना? आओ देखते हैं कि तुम मेरे यूनिकॉर्न के क्षेत्र को तोड़ पाते हो या नहीं। निंग को अपने यूनिकॉर्न के क्षेत्र पर पूरा भरोसा था। यह एक ऐसी तकनीक थी जिससे कमजोर साधक अपने मजबूत दुश्मन से बचाव कर सकता था। यह एक रक्षात्मक तलवारबाजी थी जिससे मजबूत दुश्मन के हमलों का सीधा सामना करने से बचा जा सकता था। पुस्तक 26, अध्याय 45, सच्चा शरीर। प्राचीन शक्तियां अंधेरे गर्त में स्थित अपनी स्थिति से युद्ध की तस्वीरें देख रही थीं।
उसने रक्षात्मक क्षेत्र में आक्रामक तलवारबाजी का तड़का तो लगाया है, लेकिन अपने क्षेत्र का सार बरकरार रखा है। एक आंशिक रूप से गंजा आदमी हंसा। हालांकि डार्कनॉर्थ बर्टुलू का मुकाबला नहीं कर सकता, फिर भी वह एक दुर्लभ प्रतिभा है। एक बार जब वह हमारे तलवार महल में प्रवेश करेगा तो हम उसे अच्छी ट्रेनिंग देंगे। शायद कोई चमत्कार हो जाए और वह भविष्य में बर्टुलू की बराबरी कर सके। क्या इस बच्चे ने अभी तक तुम्हारा तलवार महल चुना भी है? अगर चुना भी है तो क्या उसकी तारीफ करने में इतनी बेशर्मी होनी चाहिए? उसकी तलवारबाजी बुरी नहीं है और रक्षात्मकता के मामले में तो अविश्वसनीय ऊंचाइयों को छू चुकी है, लेकिन क्या भविष्य में वह बर्टुलू का मुकाबला कर पाएगा? हाँ, तुम्हें क्या लगता है हमारा ब्राइट शो साम्राज्य कितने बर्टुलू पैदा करेगा? डाउलॉर्ड वुडफ्लावर, आप अपनी प्रशंसा में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं। खैर, वुडफ्लावर तलवार महल का है, उसके लिए अपने महल में रहने वाले किसी और की तारीफ करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे यह मानना होगा कि डार्कनॉर्थ की रक्षात्मक क्षमताएं काफी उत्कृष्ट हैं। प्राचीन शक्तियों ने अपनी अपनी राय दी, क्योंकि उन्होंने निंग और बर्टुलू को एक दूसरे के खिलाफ उग्र युद्ध करते देखा। गड़गड़ाहट, ऐसा लग रहा था मानो दुनिया ही टूटकर बिखर रही हो। अंतरिक्ष बिखर गया था और विकृत हो गया था, और उन दोनों हथौड़ों में इतनी शक्ति थी कि पूरी दुनिया कांप उठती। निंग को हर हमले को रोकने के लिए 3-4 तलवारों का इस्तेमाल करना पड़ा। अब उसके लिए सिर्फ एक तलवार का इस्तेमाल काफी नहीं था। हालांकि वह भारी वारहैमर चलाने में कुशल है। मुझे लगता है कि उसके पास केवल 2 ही अनंत वारहैमर हैं। निंग किसी मुश्किल से टिक पाया। दरअसल ये काफी कठिनाई से हुआ। बर्टुलू हथौड़े की कला में सबसे कुशल था और उसने अपनी शक्ति का खुला, सीधा और विस्मयकारी प्रदर्शन करते हुए अपने हमले आगे बढ़ाए। निंग इस लड़ाई में पूरी तरह से कुचला जा रहा था और वह मुश्किल से ही बच पाया, क्योंकि उसके नए विकसित यूनिकॉर्न डोमेन ने उसे हर वार को बखूबी अंजाम देने और हर हथौड़े की ताकत का सीधा सामना करने से बचने में मदद की। उसकी हथौड़े की कला इतनी गहरी है कि मैं उसे समझ ही नहीं पा रहा हूँ। हालांकि मिरजनो पेंटिंग में सुनहरे वस्त्रधारी सम्राट की भी एक खुली और सीधी सादी युद्ध शैली थी, फिर भी उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर जरूर है। निंग आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर सुनहरे वस्त्रधारी सम्राट को एक ऐसे बच्चे के रूप में वर्णित किया गया था जिसने अभी अभी चलना सीखा था, तो बर्टुलू एक वीर योद्धा था जो बाघ की तरह भयंकर रूप से इधर उधर दौड़ता था। सौभाग्य से निंग ने अपनी सूक्ष्म शक्ति को इस यूनिकॉर्न के क्षेत्र में समाहित कर लिया था। अन्यथा अगर वह केवल यूनिकॉर्न की हृदय शक्ति पर निर्भर होता तो वह इस हमले का सामना करने में पूरी तरह असमर्थ होता। क्या तुम वाकई अभी भी टिके रह सकते हो? बर्टुलू भी थोड़ा चौंका, फिर उसने आवाज लगाई, सावधान डार्कनॉर्थ। निंग का चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त हो गया। गड़गड़ाहट, उसके चारों ओर की दुनिया अचानक बदल गई। इससे पहले वह एक समुद्री द्वीप पर था जो अंतहीन समुद्र से घिरा हुआ था। हालांकि उनकी लड़ाई के प्रभाव से द्वीप टूटने लगा था, लेकिन समुद्र का अंतहीन पानी नहीं बदला था। हालांकि निंग को अब ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके आसपास की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वह लहराते मैदानों और ऊंचे पहाड़ों की दुनिया बन गई थी, और एक पहाड़ की चोटी पर एक पवित्र मंदिर था जो मनमोहक रोशनी से जगमगा रहा था, जिससे विशाल मैदान उसकी चमक में रम रहे थे। जहां तक निंग और बर्टुलू का सवाल है, वे मैदानी इलाकों में लड़ रहे थे। निंग, बेटा। युची स्नो और जी यिचुआन दोनों प्रकट हुए। वे निंग को घूर रहे थे, उनकी आंखें खुशी से भरी हुई थीं। जूनियर प्रशिक्षु भाई यूवेई भी प्रकट हुए। निंग की सच्ची आत्मा पर एक अदृश्य शक्ति का प्रवाह हुआ था, जिसने उसकी गहरी इच्छाओं और पवित्र यादों को उसके हृदय की गहराइयों से बाहर निकाल दिया था। निंग का हृदय हमेशा अपने पिता, अपनी माँ और यूवेई के लिए तड़पता रहता था। वे उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोग थे, और वह एक दिन यूवेई को बचाने और अपने 3 सदस्यीय परिवार को फिर से एक करने की गहरी इच्छा रखता था। तोड़ो। निंग बर्टुलू से जोरदार लड़ाई करता रहा और खुद पर जरा भी असर नहीं होने दिया। उसने एक जोरदार दहाड़ मारी, जिससे यूची स्नो, जी यिचुआन और यूवेई सब गायब हो गए। वास्तव में वह इससे प्रभावित नहीं हुआ। बर्टुलू थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। कितना शक्तिशाली हृदय बल ब्रह्म है ना? निंग का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया जब उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी लहरदार मैदानों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। 3 लोगों के अंतिम युद्ध के बाद से निंग का दाव हृदय लगातार बढ़ता और अधिक शक्तिशाली होता गया। जैसे जैसे उसने हृदय तलवार की मुद्रा में महारत हासिल की, उसका अपना हृदय बल के 5वें चरण की दहलीज पर पहुंच गया। समस्या ये थी कि वह अभी भी उस सफलता से बस एक कदम दूर था। हालांकि उसका हृदय बल काफी मजबूत था, लेकिन बर्टुलू के हृदय बल ब्रह्मों के सामने वह कुछ भी नहीं था। हालांकि निंग का सबसे मजबूत पहलू उसकी सच्ची आत्मा थी। उसकी सच्ची आत्मा नीले फूलों की धुंध ऊर्जा की शक्ति से नहाई हुई थी, जिसकी वजह से उसकी तुलना पहले चरण के डाउलॉर्ड से की जा सकती थी। जो कोई भी निंग को सफलतापूर्वक भ्रमित करना चाहता था, उसे उसकी सच्ची आत्मा को किसी हृदय बल तकनीक या किसी अन्य गुप्त कला से वश में करना होगा। उदाहरण के लिए शाश्वत सम्राटों को ही लीजिए। शाश्वत सम्राट कभी कभी पागल या उन्मत्त हो सकते थे, लेकिन उनकी सच्ची आत्माओं को हिला पाना लगभग असंभव था। निंग की सच्ची आत्मा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, और उसका हृदय बल भी काफी मजबूत था। यही कारण था कि वह अभी अभी भ्रमों का सामना कर पाया था। आगे आओ। जैसे ही बर्टुलू ने निंग के खिलाफ लड़ाई जारी रखी, उसने अचानक जोर से चिल्लाया। धमाका। उनके आसपास के मैदान अचानक 2 हिस्सों में बंट गए। दरारों से कई लंबी लंबी जंजीरें निकलकर निंग की ओर घूमने लगीं।
और भ्रम तोड़ो। निंग ने अपनी शक्तिशाली सच्ची आत्मा और प्रबल इच्छा शक्ति से इन सभी चीजों को नष्ट करने की इच्छा की। हाहा भ्रम, आप हम हृदय बल साधकों को कम आंकते हैं। जो भ्रम है वही वास्तविक है, जो वास्तविक है वही भ्रम है। बर्टुलू ने अपना सिर हिलाया। जो आप देख रहे हैं वह सब वास्तविक है। निंग के पास कुछ और करने का समय ही नहीं था। झपट्टा, अचानक उसके बगल में एक लाल काला लौकी प्रकट हुआ और फिर बिजली की दो धारियां निकलीं जो अजगरों की तरह निकलीं। एक धार के निकलते ही काले तूफानी बादल छा गए और दूसरी के चारों ओर आग के लाल लाल बादल छा गए। दोनों धारियां आसपास की ओर तेजी से फैलीं और निंग को बांधने वाली जंजीरों को जलाकर चूर चूर कर दिया। अफसोस, जंजीरें टूटने के बाद फिर से बन गईं और निंग पर लगातार हमला करती रहीं। दाव बिजली की दो धारियों ने आसपास की हर चीज को तबाह कर दिया और निंग मानो बिजली के देवता बन गए। यहाँ तक कि बर्टुलू, जो निंग से करीबी मुकाबले में लड़ रहा था, भी बिजली की चपेट में आ गया। सर्वव्यापकता, बर्टुलू ने ये शब्द शांतिपूर्वक कहा। फुश, पल भर में मैदान के हर कोने से सुनहरी रोशनी फूटने लगी। सुनहरी रोशनी की अंतहीन धाराएं निंग को घेर रही थीं, उसे जकड़ रही थीं और उसकी गति धीमी कर रही थीं। दाव की दो धारियां हल्के से उस पर तेजी से गिर रही थीं, लेकिन वह सर्वव्यापी और अपरिहार्य थी। हमला, निंग ने दाव बिजली की दो धारियों पर सीधा नियंत्रण कर लिया और उन्हें अपने चारों ओर की हर चीज पर जाल की तरह फैला दिया। बूम बूम बूम, युद्ध हथौड़ों ने अपना नृत्य जारी रखा, जिससे पृथ्वी हिलने लगी और पहाड़ कांपने लगे। निंग की तलवारें लगातार यूनिकॉर्न के क्षेत्र बनाती रहीं, जिससे उसे थोड़ी मुश्किल से बचाव करने में मदद मिली। शुक्र है कि निंग के पास नीला फूल धुंध ऊर्जा थी, जो उसे अपने दुश्मन का सामना करने की ताकत दे रही थी। चलो यहीं रुकते हैं। बर्टुलू अचानक पीछे हट गया। उनके चारों ओर के लहराते मैदान और ऊंचे पहाड़ और पहाड़ की चोटी पर स्थित मंदिर सब गायब हो गए। आसपास का इलाका अपने सामान्य असली रूप में लौट आया। द्वीप बहुत पहले ही पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका था। दोनों हवा के बीच खड़े थे, चारों ओर समुद्र की अंतहीन लहरें थीं। रुको, निंग थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि उसने अपना एलिमेंटम वाटर फ्लेम लॉकी निकाल लिया था, फिर भी उसे टिके रहना बेहद मुश्किल लग रहा था। उसे आभास हो रहा था कि हार किसी भी पल आ सकती है, लेकिन उसने इस अपरिहार्य को यथासंभव लंबे समय तक टालने की पूरी कोशिश जारी रखी। मैं हार स्वीकार करता हूँ, बर्टुलू ने अचानक ऊंची आवाज में कहा। तुम क्या मानते हो? निंग दंग रह गया। उसके दुश्मन की हथौड़ेबाजी अविश्वसनीय रूप से गहरी थी। इसके अलावा निंग को आभास हो गया था कि बर्टुलू वास्तव में लड़ाई में पूरी ताकत से नहीं लगा था, वह बस एक सहज तरीके से लड़ रहा था। इसके बावजूद निंग को आभास हो गया था कि वह जल्द ही हारने वाला है, और इसकी वजह और कोई नहीं बल्कि यह थी कि वह लगातार बचाव की मुद्रा में था और खुद कोई हमला करने में असमर्थ था। मैंने किलोस्टार से वादा किया था कि मैं ये हार्टफोर्स विरासत उसे सौंप दूंगा। बर्टुलू ने अचानक एक सफेद पंख दिखाया। ये द्वंद्व युद्ध मेरा आखिरी द्वंद्व युद्ध था। इसके बाद मैं एस्ट्रल द्वीप समूह छोड़ दूंगा। जाने से पहले मैं ये हार्टफोर्स विरासत तुम्हें सौंपना चाहता था। इसे सीखने के बाद किलोस्टार को चुनौती देना और उसे सौंप देना। बोलते हुए उसने सफेद पंख को निंग की ओर उड़ा दिया। ओह, निंग ने भावशून्य भाव से पंखुड़ी स्वीकार कर ली। ये सफेद पंखुड़ी हृदय बल की विरासत थी, जिसे 99 विरासतों में प्रथम स्थान दिया गया था। यह अब तक बर्टुलू के हाथों में थी, लेकिन आप स्पष्ट रूप से मुझसे अधिक मजबूत थे। निंग ने बर्टुलू को घूर कर देखा। एस्ट्रल द्वीप समूह में एकमात्र द्वंद्व युद्ध के बारे में मुझे इतना जिद्दी होने की कोई जरूरत नहीं है। बर्टुलू शांति से हंसा। लेकिन तुम तो पथभ्रष्ट हो, तुमने तो अपना असली रूप भी नहीं दिखाया। निंग खुद को बहस करने से रोक नहीं पाया। हाल के वर्षों में उसने कई पथभ्रष्टों से युद्ध किया था। वह जानता था कि इन सभी पथभ्रष्टों ने मानव रूप धारण करने के लिए आकार बदलने की तकनीकों का इस्तेमाल किया था। साधक आमतौर पर मानवरूपी होते थे और वे सभी अनंत प्रदेशों में सबसे अधिक संख्या में जीवित प्राणी थे। हालांकि मानव रूप में रहने वाले पथभ्रष्ट अक्सर अपनी वास्तविक शक्ति का शायद 10 से 20% ही प्रकट कर पाते थे। एक बार जब वे अपना वास्तविक रूप प्रकट कर देते तो वे कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाते। यदि उनमें शक्तिशाली जन्मजात क्षमताएं भी होती तो वे अपने वास्तविक रूप धारण करने के बाद और भी अधिक शक्तिशाली हो जाते। मेरा असली रूप? बर्टुलू निंग की ओर देखते हुए हंसा। मैंने एस्ट्रल द्वीप समूह में कभी अपना असली रूप नहीं दिखाया। बाहर निकलो, बर्टुलू ने पुकारा। फौरन स्पेस टाइम उसके चारों ओर घूम गया और उसे गायब कर दिया। निंग बस वहीं सन्नाटे में खड़ा रहा। उसके हाथों में वो सफेद पंख था। वो जीत गया था, है ना? फिर वो इतना नाराज क्यों था? उसे तो बर्टुलू का असली रूप देखने का मौका भी नहीं मिला था। अंधेरी खाई की तलहटी में प्राचीन शक्तियां अभी भी देख रही थीं। मैंने एक बार बर्टुलू का असली रूप देखा था। पहली बार उसे देखकर मैंने उसे एक प्राचीन साधक समझ लिया था। डाउलॉर्ड 1000 वेव्स जोर से हंसा। इस बच्चे ने एस्ट्रल द्वीप समूह में अपने किसी भी द्वंद्व युद्ध में अपने असली शरीर का इस्तेमाल नहीं किया है। हर बार उसने सिर्फ अपने मानव रूप का इस्तेमाल किया है। उसकी अंतर्दृष्टि के स्तर को देखते हुए यदि वह अपने वास्तविक रूप का उपयोग करता है तो वह संभवतः प्रथम चरण के डाउनलॉड्स को अभी मार सकता है। किसी भी विश्व स्तरीय साधक के लिए, सैद्धांतिक या अन्यथा, उसे शक्ति के पूर्ण अधिकतम स्तर पर होना चाहिए। प्राचीन साधक और ब्राइट शो साम्राज्य जातीय शक्ति की चरम सीमा का प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन उनके पास शक्ति का एक अद्भुत स्तर था।
वाटरवॉकर एक पथभ्रष्ट प्राणी था जो शक्ति में प्राचीन साधकों के बराबर था, जबकि बर्टोलू के पास भी उतनी ही शक्तिशाली जन्मजात प्रतिभाएं थीं। अगर वह सचमुच अपना असली शरीर प्रकट कर देता तो वह तुरंत 10 गुना से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता। ठीक है, बर्टोलू ने पहले ही एस्ट्रल द्वीप छोड़ने का फैसला कर लिया है। सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग खिलखिलाकर हंसा। उसे रेडियंस पैलेस या हार्टफोर्स पैलेस में शामिल होने के लिए मनाना तुम दोनों पर निर्भर करेगा। हंसते हुए सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। जाने का समय हो गया है, जल्दी करो। डाउनलॉर्ड 1000 वेव्स, हार्टफोर्स पैलेस को सचमुच और ज्यादा डाउनलॉर्ड्स की जरूरत है। हमारे पास काफी नहीं है। कई डाउनलॉर्ड्स तेजी से अंधेरे रसातल से बाहर निकलकर आकाश में सूक्ष्म द्वीपों की ओर उड़ गए। पुस्तक 26, अध्याय 46, हार्टफोर्स लेगेसी। ये कैसे संभव है? किलोस्टार अपने सूक्ष्म द्वीप के भीतर से आश्चर्य से देखता रहा। सबसे ऊंचा सूक्ष्म द्वीप, छठी परत का द्वीप, वास्तव में नीचे उतर रहा था। बिल्कुल नहीं, ये कैसे हो सकता है? बर्टोलू कैसे हार सकता है? डार्कनॉर्थ ने बर्टोलू को हरा दिया। क्या ये कोई मजाक है? बाकी सभी पराजित प्रतिभाशाली लोग, चाहे वे साधक हों, एओनियन हों या एबरेंट, सभी अविश्वास की स्थिति में थे। वे सभी जानते थे कि बर्टोलू कितना शक्तिशाली था, इसलिए उन्होंने यह मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया कि उसे हराया जा सकता था। लाखों साधकों ने बर्टोलू द्वीप को ऊंचे छठे स्तर से नीचे उतरते देखा। वे सभी समान रूप से स्तब्ध थे। 5वीं परत के भीतर 2 द्वीप तैर रहे थे। जी निंग अपने द्वीप पर बैठा था और मन ही मन बुदबुदा रहा था। जानबूझकर हार गया? क्या उसने सोचा था कि जीतने पर मैं सचमुच खुश हो जाऊंगा? मुझे तो उसका असली रूप भी देखने को नहीं मिला। निंग को इस जीत पर कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि वह जानता था कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने हार मान ली है। फिर भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि जाने से पहले मुझे हार्टफोर्स लेगेसी की एक कॉपी मिलेगी। निंग ने हाथ हिलाया, जिससे वह सफेद पंखुड़ी दिखाई दी। सफेद पंख अविश्वसनीय रूप से सुंदर था। यह एक पंख असल में रेशम के 3600 धागों से बना था। निंग ने अपनी इंद्रियों को उसमें डाला और उसमें छिपी विरासत की खोज की। हालांकि मुझे इसकी प्राप्ति की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसे सीख पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। निंग ने तुरंत ही अपनी अपेक्षित शपथ ले ली, जिससे उसके दिमाग में जटिल जानकारी की बाढ़ आ गई। हालांकि निंग में पानी, बिजली और हृदय बल की कुछ प्रतिभा थी, लेकिन वह वास्तव में उन पर ज्यादा मेहनत करने की योजना नहीं बना रहा था। उसकी ऊर्जा की एक सीमा थी और उसने उसे अपनी तलवार के दांव में डालने का फैसला किया था। इस क्षेत्र में उसकी बढ़त बाकी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा थी और स्वाभाविक रूप से वह इसी पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहता था। जहां तक उन अन्य दांव की बात है, जब उनके पास कुछ और फुर्सत होती या जब वे तलवार के दांव में किसी अटूट अड़चन पर पहुंच जाते, तो वे धीरे धीरे अपने अन्य दांव को गति देने में समय लगाते। दावलॉर्ड ऑलगॉड इसका एक अच्छा उदाहरण था। वर्ष स्तर के दावलॉर्ड बनने के बाद ही उन्होंने तलवार के दांव का अध्ययन शुरू करने का फैसला किया। तब तक दाव के बारे में उनकी समग्र समझ इतनी अच्छी हो चुकी थी कि वे अपने द्वितीयक या तृतीयक दाव में काफी तेजी से प्रशिक्षण ले पा रहे थे। एक बार जब जी निंग वर्ज स्तर का डाउनलॉर्ड बन जाता तो वह संभवतः केवल एक दिन में ही पानी में प्रारंभिक डाउनलॉर्ड स्तर तक पहुंच जाता। उसके बाद उसका प्रशिक्षण भी काफी तेजी से आगे बढ़ता। ये पूरी तरह संभव था कि वह पानी में भी वर्ज तक पहुंच पाता, लेकिन निश्चित रूप से अगर किसी दाव के प्रति उसका सहज लगाव कम होता तो उसमें प्रशिक्षण बेहद धीमा होता। डाउलॉर्ड ऑलगॉड ने तलवार के दाव में अपने कौशल को प्रारंभिक डाउलॉर्ड स्तर तक उन्नत करने के लिए बहुत प्रयास किया था। यही कारण है कि उसने स्वयं घोषणा की थी कि तलवार के दाव के लिए उसके पास बिल्कुल भी प्रतिभा नहीं है। मुझे जल के दाव के प्रशिक्षण में शायद 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं इसे तलवार के दाव के बराबर बना सकूं, और इससे मुझे ज्यादा मदद भी नहीं मिलेगी। अगर मैं तलवार पर इतनी मेहनत करूं तो मैं कहीं ज्यादा बेहतर हो जाऊंगा। निंग इस बात को अच्छी तरह समझती थी। काफी समय बीत गया। आखिरकार निंग ने हार्टफोर्स की विरासत को याद कर लिया। ये सचमुच एस्ट्रल द्वीप समूह की 99 विरासतों में सबसे बेहतरीन विरासत थी और इसमें जानकारी का भंडार भी उतना ही ज्यादा था। तो यही है एक सच्चा हार्टफोर्स कल्टीवेटर होना। निंग अचंभित रह गया। अंततः उसे बात समझ में आ गई। हृदय बल को 6 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहले 5 चरण मूलतः वही चरण थे जिनका वर्णन होवेई ने किया था। पहला चरण प्राथमिक स्तर का था। पहले स्तर तक पहुंचना बेहद कठिन था। अगर आप इसमें सफल नहीं हो पाए तो हार्टफोर्स कल्टीवेटर के रूप में आगे बढ़ने की आपकी कोई उम्मीद नहीं थी। दूसरा चरण आइस हॉट, तीसरा चरण शासक, चौथा चरण नश्वर धूल। निंग बहुत पहले ही क्रिम्सन ब्राइट रियल्म वॉर के दौरान नश्वर धूल के स्तर पर पहुंच चुका था। हालांकि एंडवार और उसकी विभिन्न लड़ाइयों का निंग पर गहरा प्रभाव पड़ा था और वह तीनों लोगों की कई प्रमुख शक्तियों को मरते हुए देखने के बाद 5वें चरण की दहलीज पर पहुंच गया था। लेकिन अफसोस, वह अभी भी कुछ चीजों से जिद से चिपका हुआ था और उन्हें पूरी तरह से छोड़ नहीं पा रहा था। 5वां चरण सत्य। अधिकांश साधकों के लिए यह हृदय बल का एक अत्यंत उच्च स्तर था। इस स्तर तक पहुंचना अत्यंत कठिन था। शक्ति का इसमें कोई विशेष योगदान नहीं था। हालांकि कई शक्तिशाली साधकों ने अत्यधिक मानसिक संयम और तनाव के माध्यम से अपनी शक्ति प्राप्त की थी, जिसके परिणामस्वरूप उनके हृदय शक्तिशाली हो गए थे। वाटरवॉकर जैसे कई पथभ्रष्ट साधक भी थे जो अविश्वसनीय शक्ति के साथ जन्मे थे, लेकिन उनके हृदय बहुत कमजोर थे। वाटरवॉकर तो हृदय बल के प्रारंभिक स्तर तक भी नहीं पहुंच पाया था। छठा चरण विश्व। ये हृदय बल का सर्वोच्च स्तर था। जब आपकी हृदय शक्ति सत्य के स्तर पर पहुंच जाएगी तो आप सभी चीजों के सत्य को देख पाएंगे।
आपकी हृदय शक्ति रूपांतरित हो जाएगी, जिससे आपके सभी विचार और इच्छाएं चेतना के सागर में विलीन हो जाएंगी। तब आप अपना स्वयं का हृदय लोक स्थापित कर पाएंगे, निंग ने धीरे से मन ही मन कहा। अंततः उसे बात समझ में आ गई। छठे चरण तक पहुंचने से पहले हृदय शक्ति का उपयोग केवल अपेक्षाकृत अपरिष्कृत तरीकों से ही किया जा सकता था। अनंत प्रदेशों में वृद्ध युवान को ज्येष्ठ देवता और अमर पूर्वज हृदय शक्ति साधक मानते थे, लेकिन तकनीकी रूप से वह एक सच्चा हृदय शक्ति साधक नहीं था। वह बस एक ऐसा व्यक्ति था जो हृदय शक्ति की कुछ गुप्त कलाओं को जानता था, लेकिन वे कलाएं कई ज्येष्ठ देवताओं और अमर पूर्वज उसे हृदय शक्ति साधक कहने के लिए पर्याप्त थीं। दरअसल विश्व स्तरीय हृदय बल साधक अत्यंत दुर्लभ थे। बूढ़े युवान जैसे व्यक्ति के लिए विश्व स्तर तक पहुंचने के लिए हृदय बल पर निर्भर रहना संभव ही नहीं था। एक बार जब आपकी हृदय शक्ति छठे चरण में पहुंच जाती है तो आपकी सारी हृदय शक्ति चेतना के उस सागर में एकत्रित हो जाती है। अगर आपकी हृदय शक्ति पर्याप्त रूप से प्रबल होती तो वह वास्तविकता को प्रभावित कर सकती थी, एक विलक्षणता का निर्माण कर सकती थी जहां वास्तविक और असत्य आपस में टकराते। रेत का एक कण एक संपूर्ण वास्तविक दुनिया बन सकता था कि रिफाइनर अमर की खेती करते हैं और उनके शरीर में दाव वृक्ष लगातार ऊंचा होता जाएगा। दानवदेव शरीर परिशोधक दिव्य शक्ति का संवर्धन करते हैं और उनका दिव्य शरीर निरंतर मजबूत होता जाएगा। हृदय बल साधक अपने लोगों का संवर्धन करते हैं, उन्हें अपने हृदय लोगों को स्थापित करना होगा। दाव के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि से उन लोगों को पूर्ण बनाना होगा और उन्हें अधिकाधिक वास्तविक बनाना होगा। निंग ने धीरे से कहा, हार्टफोर्स कल्टीवेटर्स वास्तव में अद्वितीय हैं। ये साधना के 3 बिल्कुल अलग रास्ते थे। तुलनात्मक रूप से हृदय बल साधकों को दाव के बारे में अविश्वसनीय रूप से गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें बस धीरे धीरे अपने हृदय लोकों का निर्माण करना था, जिससे उनके हृदय लोक वास्तविक लोकों जैसे बनते जा सकें। जब उनके हृदय लोक पर्याप्त रूप से स्थिर हो गए तभी उनका विस्तार किया जा सका। लेकिन हृदय लोकों का आकार पूरे प्रदेशों से भी बड़ा होना संभव था। वास्तव में वे 100 प्रदेशों से भी बड़े हो सकते थे। हृदय लोक जितना बड़ा होता, हृदय बल साधक उतना ही अधिक शक्तिशाली होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस हृदय लोक की समस्त विश्व ऊर्जा हृदय बल साधक को नियंत्रित करने के लिए उपलब्ध होती। यदि हृदय लोक किसी क्षेत्र के आकार का होता तो उसका हृदय बल प्रक्षेपण ही वर्ज स्तर के डाउनलोड्स को कुचलकर मार डालने में सक्षम होता। निंग जैसे किसी व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए। जब मैंने बर्टुलू के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो उसने हमारे आसपास के इलाके को घास के मैदानों और ऊंचे पहाड़ों की दुनिया में बदल दिया। मुझे लगा कि यह सब बस एक भ्रम है, लेकिन असल में यह उसका हृदय लोक प्रक्षेपण था। निंग को आखिरकार समझ आ गया। हृदय लोक प्रक्षेपण का प्रकटीकरण एक संपूर्ण विश्व की शक्ति के प्रकट होने का प्रतीक था। निंग भी उसकी शक्ति से विवश महसूस कर रहा था। अगर वह कोई साधारण गुरु श्रेणी का विश्वदेव होता तो शायद उसे कुचलकर मार डाला जाता। निंग को भी अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए अपने एलिमेंटम वाटरफ्लेम लॉकी का इस्तेमाल करना पड़ा। शक्ति में अंतर बहुत अधिक था। फेंट गॉड्स और की रिफाइनर्स दोनों को दाव में लगातार और भी ऊंचाइयों तक पहुंचने की कोशिश करनी थी, लेकिन हार्टफोर्स कल्टिवेटर्स ने अपने हार्टवेल्ट में ज्यादा स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया। केवल अत्यधिक स्थिरता के साथ ही वे अपने हार्टवेल्ट के आकार का विस्तार कर पाएंगे। परिणामस्वरूप जो दाव किसी खास दिशा में अत्यधिक उन्मुख थे वे वास्तव में हार्टवेल्ट में शामिल होने के लिए अनुपयुक्त थे। हार्टवेल्ट को वास्तव में अत्यधिक स्थिर और संतुलित दाव की आवश्यकता थी। झूठ को सच बनाना, असली को झूठ बनाना। हार्टफोर्स कल्टीवेटर्स का लक्ष्य अपने हृदय लोक को सच्चे लोगों में बदलना है। जो भ्रम है उसे वास्तविक बनाना है। एक बार वे उस स्तर पर पहुंच जाएं, तो एक विचार मात्र से एक हार्टफोर्स कल्टीवेटर अपने हार्टवेल्ट में 100 शाश्वत अस्त्र उत्पन्न कर सकता है, और ये सभी शाश्वत अस्त्र असली होंगे। वह उन्हें बाहर निकालकर युद्ध में इस्तेमाल कर सकेगा। एक विचार मात्र से वह शक्तिशाली गोलेम उत्पन्न कर सकेगा। निंग ये सोचकर ही डर गया। फिर भी हार्टफोर्स लीगेसी के अनुसार ऐसा केवल शक्ति के चरम पर ही होता था। इसके अलावा इसमें इस स्तर तक पहुंचने के बारे में कोई निर्देश नहीं थे। मैं अभी तक हृदय बल के 5वें चरण तक भी नहीं पहुंचा हूँ। निंग ने अपना सिर हिलाया और सफेद पंख को हटा दिया। उसे अपना हृदय लोक पाने से पहले हृदय बल के 6ठे चरण तक पहुंचना था। तभी वह इस विरासत के मार्गदर्शन का उपयोग कर पाएगा जो उसे सिखाएगा कि कैसे तेजी से और स्थिरता से अपने हृदय लोक का विस्तार किया जाए। कोई आश्चर्य नहीं कि हृदय शक्ति के इतने कम साधक हैं। हृदय शक्ति के 6ठे चरण तक पहुंचना असंभव रूप से कठिन है। निंग ने अपना सिर हिलाया। यहाँ तक कि होवेई भी संभवतः हृदय शक्ति के 6ठे चरण तक पहुंचने में असफल रहा होगा। निंग को केवल बर्टुलू के बारे में ही पता था जो हृदय शक्ति के 6ठे चरण तक पहुंचा था। एक दिन बाद निंग ने किलोस्टार को चुनौती दी। ले लो। निंग ने सफेद पंख किलोस्टार को दे दिया। बर्टुलू ने मुझे इसे तुम्हें देने के लिए कहा है। मुझे पता था कि उसने लड़ाई छोड़ दी होगी। किलोस्टार ने निंग की तरफ देखा। ओह ठीक है। उसने कौन से हथियार इस्तेमाल किए? हथौड़े, निंग ने कहा। तुमने उसे हथौड़े चलाने पर मजबूर किया? ओह, क्या तुमने उसका असली रूप देखा? किलोस्टार काफी उत्सुक था। हालांकि बर्टुलू के साथ उसके अच्छे संबंध थे, लेकिन वह बर्टुलू को कभी उसका असली रूप नहीं दिखा पाया था। नहीं, निंग ने सिर हिलाया। अब जब मैंने तुम्हें यह विरासत दे दी है तो मेरा काम यहीं खत्म हो गया। किलोस्टार, अगर तुम कभी मुझसे मिलना चाहो तो तलवार के महल में आ सकते हो। तुम जा रहे हो? इतनी जल्दी? किलोस्टार को बड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं भी जल्द ही निकल जाऊंगा। तुम तलवार महल में रहोगे और मैं कृपाण महल में। किलोस्टार ने सिर हिलाया।
देखते हैं कि हम में से कौन सबसे पहले संसार डाउनलॉड बनता है। ठीक है, देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। निंग ने किलोस्टार को विदाई देने के बाद तलवार महल के एक डाउनलॉड द्वारा दिए गए ताबीज को तोड़ दिया। 12 महलों में से केवल तलवार महल या थंडर महल से ही निंग से मिलने आए थे। पुस्तक 26 अध्याय 47 प्रस्थान। जी निंग अपने सूक्ष्म द्वीप में अकेला खड़ा अपने द्वीप के चारों ओर के खालीपन को घूर रहा था। बर्टुलू का प्रतीक द्वीप पहले ही अंधेरे रसातल में डूब चुका था, क्योंकि बर्टुलू पहले ही जा चुका था। फुश! अचानक दूर से प्रकाश की एक किरण उसकी ओर उड़ी। निंग ने तुरंत मुड़कर देखा। जो व्यक्ति ऊपर से उड़कर आया था वह एक नीला कवचधारी एलियन डाउनलॉड था। यह आदमी काफी बदसूरत था और उसकी त्वचा खुरदरी गहरे लाल रंग की थी। हालांकि वह देखने में थोड़ा डरावना लग रहा था, निंग जानता था कि यह आदमी डाउनलॉड ग्रेवास्ट वास्तव में एक बहुत अच्छा इंसान था जिसके साथ घुलना मिलना आसान था। भाई डार्कनॉर्थ, नीले कवचधारी हृष्टपुष्ट दिखने वाला डाउनलॉड ग्रेवास्ट द्वीप पर उतरा, फिर हंसा। तुम इतनी जल्दी जाने की सोच रहे हो? हाँ, निंग ने सिर हिलाया। मेरी तलवारबाजी अब चरमरा गई है। मुझे इसमें और सुधार करने में शायद काफी समय लगेगा। इसके अलावा मुझे पता चला है कि आधे से ज्यादा ताकतवर विशेषज्ञ भी जाने की योजना बना रहे हैं। बर्टुलू जा चुके थे, किलोस्टार जा रहे थे और कई पुराने लोग भी जा रहे थे। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। तलवार महल इस जगह से कहीं बेहतर जगह है। डाउनलॉड ग्रेवास्ट हंसा। अनंत प्रदेशों में भी हमारा तलवार महल तलवार के दाव का प्रशिक्षण लेने वालों के लिए एक पवित्र भूमि माना जाता है। निंग ने सहमति में सिर हिलाया। ब्राइट शो किंगडम दाव एलायंस और एओनियन किंगडम के समान ही शक्ति स्तर का एक संगठन था। तलवार के दाव में इसके लगभग सभी कुलीन साधक तलवार के महल में एकत्रित थे। कोई कल्पना कर सकता है कि अनगिनत युगों में इसने कितना धन, प्रतिभा और विरासत जमा की होगी। ओह ठीक है, सीनियर ग्रेवास्ट, पहले बैठ जाइए। निंग ने जल्दी से कुछ अमर शराब निकाली और खुद डाउनलॉड ग्रेवास्ट का प्याला भर दिया। उसने उत्सुकता से पूछा, बर्टुलू का सूक्ष्म द्वीप पहले ही उस अंधेरे रसातल में डूब चुका है। इसका मतलब है कि उसे पहले ही निकल जाना चाहिए था। सीनियर, क्या आपको पता है उसने कौन सा महल चुना? तुम अकेले नहीं हो जो इस बारे में उत्सुक हो। कई डाउनलॉड भी उस पर ध्यान दे रहे हैं। डाउनलॉड ग्रेवास्ट बैठ गए, फिर शराब का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। आखिरकार उन्होंने दीप्तिमान महल को चुना। दीप्तिमान महल? निंग चौंका। वह प्रकाश के दाव पर चलने की योजना बना रहा है। हृदय बल साधक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। हृदय बल की विरासत छोड़ने वाले डाउनलॉड फेडेड्रेस को अपने काल में अनंत प्रदेशों का सबसे शक्तिशाली डाउनलॉड माना जाता था। इस विरासत को प्राप्त करने के बाद निंग को समझ में आया कि एक बार जब हृदय लोक वास्तव में विशाल हो जाता है तो एक साधारण हृदय लोक प्रक्षेपण ही प्रतिद्वंद्वी को कुचलकर मार डालने के लिए पर्याप्त होगा। भले ही यह सीधे तौर पर प्रतिद्वंद्वी को न मारे, फिर भी यह उन्हें दबा और प्रतिबंधित कर सकता है, जिससे उनकी वास्तविक शक्ति केवल 20% तक सीमित रह जाती है। और हार्टफोर्स कल्टीवेटर्स के पास इससे भी अधिक तरकीबें थीं। प्रकाश के दाव को चुनना सबसे स्थिर और उचित मार्ग है। डाउनलॉड ग्रेवास्ट ने आह भरी। सभी जानते हैं कि हृदय बल साधक कितने शक्तिशाली और गूढ़ होते हैं, लेकिन हृदय बल का प्रशिक्षण बहुत कठिन है। विश्व स्तरीय हृदय बल साधक अविश्वसनीय रूप से कम हैं। जहां तक हृदय बल साधक डाउनलॉड्स की बात है, अनंत प्रदेशों में उनमें से बहुत कम मौजूद हैं। हृदय बल महल 12 महलों में से एक है, लेकिन इसमें कुल 10 से भी कम डाउनलॉड्स हैं। डाउनलॉड ग्रेवास्ट ने सिर हिलाया। इसकी तुलना में प्रकाश का दाव वास्तव में एक सामान्य दाव है। बर्टुलू हृदय बल में कुछ समय बिताते हुए प्रकाश के दाव पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, निंग ने धीरे से कहा, जब मैं उसके खिलाफ लड़ा था तो उसने मुझे दबाने के लिए सिर्फ अपने हार्टफुल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किया था, फिर मुझे नजदीकी मुकाबले में उलझाया था। उसने असल में ज्यादा हार्टफोर्स तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया था। ऐसा लगता है जैसे उसने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि वह हार्टफोर्स को एक सहायक कौशल के रूप में इस्तेमाल करेगा। उसका मुख्य ध्यान नजदीकी मुकाबले में लड़ने पर है। बहुत ही ठोस चुनाव, डाउनलॉड ग्रेवास्ट ने आह भरी। इस ठोस चुनाव का मतलब है कि हम अभी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य में वह कितना चकाचौंध कर देने वाला शक्तिशाली होगा। दरअसल अगर वह उस रास्ते पर सफलतापूर्वक चलता है जिस पर उसने चलना शुरू किया है, तो वह या तो महल का स्वामी बनेगा या फिर महल का उपस्वामी। निंग ने डाउनलॉड ग्रेवास्ट के साथ बातें की और शराब पी। 12 महलों के बारे में और भी बहुत कुछ सीखा। जल्द ही सारी शराब खत्म हो गई। अब जाने का समय हो गया है। निंग खड़ा हो गया। एस्ट्रल द्वीप समूह में एक टेलीपोर्टेशन एरे है। यह आपको सीधे स्वॉर्ड पैलेस तक पहुंचा सकता है। डाउनलॉड ग्रेवास्ट भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जरूरत नहीं, निंग ने सिर हिलाया। मेरी एक अच्छी दोस्त है जो मेरे साथ ब्राइट शो किंगडम आई थी। वह इस समय ब्राइट शो किंगडम में कहीं है। मैं पहले उसे ढूंढने की योजना बना रहा हूँ, फिर मैं स्वॉर्ड पैलेस जाऊंगा। ओह, डाउनलॉड ग्रेवास्ट ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, फिर गंभीरता से एक पदक सौंप दिया। ये पदक भ्रामक और पारदर्शी लग रहा था, लेकिन पदक पर तलवार शब्द अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। डाउनलॉड ग्रेवास्ट ने पदक निंग को सौंप दिया। तकनीकी रूप से आपको ये पदक तभी दिया जाना चाहिए जब आप तलवार महल जाएं और हमारे औपचारिक सदस्यों में से एक बन जाएं। हालांकि चूंकि आपको पहले अपने दोस्त को ढूंढना है, इसलिए मैं आपको अभी यह पदक बांधने दूंगा। इसे बांधने के बाद आप हमारे औपचारिक सदस्यों में से एक बन जाएंगे। निंग चौंका। तुम मुझे ये पहले ही दे दोगे? ब्राइट शो किंगडम एक खतरनाक जगह है, डाउनलॉड ग्रेवास्ट ने समझाया। अगर मैंने इसे तुम्हें नहीं दिया
तो तलवार महल की यात्रा करते समय तुम मर सकते हो। निंग चौंक गया। ब्राइट शो साम्राज्य एक बहुत बड़ा स्थान है जिसके भीतर अनगिनत जीव रहते हैं। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने वास्तव में व्यक्तिगत रूप से कई खतरे पैदा करने के लिए अपनी सीमा से बाहर जाकर उन खतरों के भीतर कई विरासतें छिपाई हैं, डॉलॉर्ड ग्रेवास्ट ने समझाया। वह चाहता है कि ब्राइट शो साम्राज्य के भीतर अनगिनत जीव ऊर्जा और साहस से भरपूर हों। अगर सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण है और हर कोई शांति से रहता है तो साम्राज्य में बहुत कम प्रमुख शक्तियां पैदा होंगी। निंग इस सिद्धांत को समझ गया। शांतिपूर्ण जीवन व्यक्ति की इच्छाशक्ति को कमजोर कर देता है। यहाँ तक कि अराजकता से भरी दुनियाएं भी युद्ध से भरी होती हैं। अनंत प्रदेशों की तो बात ही छोड़िए। जो कोई भी डाउलॉर्ड बनता है उसे 12 महलों में शामिल होना अनिवार्य है। डाउलॉर्ड ग्रेवास्ट ने कहा, 12 महलों में सभी आंतरिक कलह वर्जित हैं। अगर आप किसी से द्वेष भी रखते हैं तो हम आपको मध्यस्थता के जरिए शांतिपूर्वक समाधान निकालने की पूरी कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगर मध्यस्थता विफल हो जाती है तो भी आपको जीवन मरण के द्वंद्व में उतरने से पहले पूर्व अनुमति लेनी होगी। अगर आप बिना अनुमति के अपने किसी सहकर्मी की हत्या करने की हिम्मत करते हैं तो आपकी जीवन रक्त की शपथ आपको निगल जाएगी और आपको वहीं मार दिया जाएगा। कई डाउलॉर्ड ब्राइट शो साम्राज्य छोड़कर बाहरी इलाकों में साहसिक कार्य करने निकलेंगे। डाउलॉर्ड ग्रेवास्ट हंसा। अगर तुम्हें लोगों को मारना है तो बाहर करो। ब्राइट शो साम्राज्य के दूसरे डाउलॉर्ड को मत मारो। एक बार जब आप इस पदक को बांध लेंगे तो ब्राइट शो साम्राज्य का कोई भी डाउलॉर्ड आपको छूने की हिम्मत नहीं करेगा। डाउलॉर्ड ग्रेवास्ट ने कहा, इससे आपके लिए चीजें ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगी। इस जगह से तलवार महल तक शारीरिक रूप से यात्रा करने का मतलब है पूरे ब्राइट शो साम्राज्य के आधे से ज्यादा हिस्से को पार करना। रास्ते में कई डाउलॉर्ड मिलेंगे जिनमें कुछ ऐसे पथभ्रष्ट लोग भी शामिल होंगे जिनका स्वभाव उग्र या अजीब है। कुछ ऐसे भी हैं जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति का कत्ल कर देंगे। ये सब सुनकर निंग अवाक रह गया। तो जल्दी करो और इसे बांध दो, डाउलॉर्ड ग्रेवास्ट ने आग्रह किया। निंग ने तुरंत अपनी इंद्रियों को पदक में डाल दिया। इस पदक में वास्तव में एक जीवनदायी शपथ थी जो डाउलॉर्ड ग्रेवास्ट द्वारा अभी वर्णित शपथ से काफी मिलती जुलती थी। 12 महलों ने अपने सदस्यों को आंतरिक युद्ध में शामिल होने से मना किया था। इसके अलावा अगर ब्राइट शो साम्राज्य या 12 महल खतरे में पड़ जाते तो महलों के सदस्यों को उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ता। लेकिन निश्चित रूप से अगर कोई साम्राज्य आपको मारना चाहता तो आपको जवाबी कार्रवाई करने की अनुमति होती। उनका बचाव करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। 12 महलों को शाही वंश की रक्षा करनी चाहिए। निंग ने अपना सिर उठाकर डाउलॉर्ड ग्रेवास्ट की ओर देखा। शाही कुल की रक्षा करना वास्तव में जीवन रक्त शपथ के चार्टर का हिस्सा था। लेकिन निश्चित रूप से ये सुनिश्चित करने के लिए कि 12 महलों के विशेषज्ञ अपनी वफादारी में ईमानदार रहें, ब्राइट शो साम्राज्यवादियों को ये भी शपथ लेनी पड़ी कि वे 12 महलों के किसी भी सदस्य पर कतई हमला नहीं करेंगे। अगर वे ऐसा करते तो उनकी रक्षा नहीं की जाती और बदले में उन पर जवाबी हमला करके उन्हें मार दिया जाता। हाँ, डाउलॉर्ड ग्रेवास्ट ने सिर हिलाया। ब्राइट शो साम्राज्य की स्थापना सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने की थी। उन्होंने अपने शाही वंश की रक्षा के लिए ब्राइट शो साम्राज्य का निर्माण किया था। हालांकि शाही लोग बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। ठीक है, निंग समझ गया। निंग को इस पदक की असाधारण आभा का भी आभास हो रहा था। संभवतः सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने ही इस पदक के साथ साथ जीवनदायी शपथ भी रची थी। लेकिन निश्चित रूप से 12 महलों को शपथ के शब्दों से सहमत होना ही था। तभी इतने शक्तिशाली संगठन की शक्ति बनी रह सकती थी। मुझे लगता है मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ। निंग ने तुरंत जीवन रक्त की शपथ ली। पदक भी तुरंत और आसानी से बंध गया। अरे, जैसे ही उसने पदक बांधा, निंग को एस्ट्रल द्वीप क्षेत्र से आती हुई 10 शक्ति तरंगे महसूस हुईं। ये तरंगे ऐसे ही अन्य पदकों से निकल रही थीं। 12 महलों और ब्राइट शो साम्राज्यों सभी के पास एक जैसे पदक हैं। उन पदकों से निकलने वाली तरंगे उनकी पहचान की गवाही देंगी, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि हम अनजाने में अपने साथियों के खिलाफ लड़ाई में न पड़ें। डाउलॉर्ड ग्रेवास्ट ने कहा, अब कोई भी डाउलॉर्ड यहाँ ब्राइट शो साम्राज्य में आपके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगा। विश्व स्तरीय साधकों के बारे में मुझे विश्वास है कि आप किसी भी विश्व स्तरीय साधक को आसानी से हरा सकते हैं। ओह, ये रहा ब्राइट शो साम्राज्य का एक तारा मानचित्र। डाउलॉर्ड ग्रेवास्ट ने निंग को एक मुड़ा हुआ सितारा मानचित्र सौंपा। निंग ने उसे स्वीकार कर लिया। शुक्रिया सीनियर ग्रेवास्ट, मैं अब चलता हूँ। मैं तुम्हें तलवार महल में मिलूंगा, डाउलॉर्ड ग्रेवास्ट ने कहा। अपनी यात्रा में सावधान रहना। मैं करूंगी। निंग तुरंत प्रकाश की एक किरण में बदल गई और उड़ गई। डाउलॉर्ड ग्रेवास्ट ने देखा कि तलवार लिए सफेद वस्त्रधारी युवक उड़ गया। फिर वह भी जाने के लिए मुड़ा। निंग जिस आकाशीय द्वीप पर था वह नीचे उस अंधेरे गर्त में डूबने लगा। निंग ने जो बेतरतीब विरासत के खजाने पीछे छोड़े थे वे सब बिखर गए और दूसरे द्वीपों की ओर उड़ने लगे। 99 विरासतों के सभी खजाने हमेशा के लिए एस्ट्रल द्वीप समूह के भीतर ही रहेंगे। पुस्तक 26, अध्याय 48, एक और मिरजनो पेंटिंग। ब्राइट शो साम्राज्य बहुत बड़ा स्थान था। आसमान में बादल मंडरा रहे थे और एक शटल तेज रफ्तार से हवा में उड़ रहा था। जी निंग अपने जहाज पर कमल मुद्रा में बैठा ब्राइट शो किंगडम की खूबसूरत दुनिया को निहार रहा था। तो एस्ट्रल द्वीप वहाँ थे। जहाँ तक तलवार महल की बात है वह वहीं है। और ओह, यहीं तो नए लोगों का स्वागत होता है। तो यही वह जगह है जहाँ मुझे पहली बार अपहरण के बाद ले जाया गया था। निंग को अब ब्राइट शो साम्राज्य के भूगोल की अच्छी खासी समझ हो गई थी।
मुझे याद है जब मैं पहली बार यहाँ आया था और 30,000 से ज्यादा विश्व स्तरीय साधकों को उन 2 चांदी के कवचधारी डाउनलोड्स ने एस्ट्रल द्वीपों तक पहुँचाया था। हम लगभग 46 दिनों तक उड़ते रहे। 11वें दिन मुझे एक और मिरज़नो पेंटिंग की उपस्थिति का आभास हुआ। ब्राइट शो साम्राज्य की सीमाओं के भीतर टेलीपोर्टेशन असंभव था। एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक धीरे धीरे उड़ना पड़ता था। आगमन क्षेत्र से एस्ट्रल द्वीप तक जाने के लिए निंग ने थोड़ी गणना की और मिरज़नो पेंटिंग के मोटे स्थान की आसानी से गणना करने में सक्षम हो गया। वे 2 चांदी के कवच वाले डाउनलोड्स एक सीधी रेखा में उड़े थे और पेंटिंग आगमन क्षेत्र और एस्ट्रल द्वीप के बीच की दूरी का लगभग 1/4 थी। अरे, मिरज़नो पेंटिंग यूजी की जगह से ज्यादा दूर नहीं है। मुझे उतना चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा जितना मैंने सोचा था। निंग बहुत खुश हुआ। झट, उसका उड़ता जहाज एक प्रकाश की किरण में बदल गया और दूर तक तेजी से चला गया। निंग ने सू यूजी को एक संदेश ताबीज दिया था। उनके बीच की लंबी दूरी के कारण वह केवल उस दिशा का मोटा मोटा अंदाजा ही लगा पाया जहां वह स्थित थी। उसने पूरे 3 महीने उड़ान भरी और रास्ते में उसे कई डाउनलोड्स की आभा का एहसास हुआ। वे डाउनलोड्स समझ गए थे कि निंग 12 महलों से संबंधित है और इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें निंग के लिए परेशानी खड़ी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी इस यात्रा ने निंग को यह अच्छी तरह समझ दिया कि ब्राइट शो साम्राज्य कितना खतरनाक था। निंग पर अपनी यात्रा के दौरान कई बार घात लगाकर हमला किया गया। जाहिर है, ब्राइट शो साम्राज्य एक बेहद अराजक और क्रूर जगह थी। यहाँ दाव गठबंधन के नियंत्रण वाले इलाके से भी ज्यादा संघर्ष था। बदकिस्मती से उन बेचारे डाकुओं ने, जिन्होंने निंग को रोकने की कोशिश की, जल्दी ही पता चल गया कि उन्होंने एक धातु की थाली पर लात मारी है। उनके प्रयासों का नतीजा तो पहले से ही तय था। अरे, एक लहर! उड़ता हुआ जहाज तेजी से धीमा पड़ने लगा और बादलों के बीच अपनी जगह से नीचे उतरने लगा। सफेद वस्त्र पहने निंग पद्मासन में बैठा था। उसकी गोद में तलवार थी। निंग ने आंखें खोलीं, उसकी निगाहों में उत्सुकता के भाव थे। ये लहर मिरज़नो पेंटिंग से आ रही है। निंग अपनी 3 मिरज़नो पेंटिंग्स से उत्पन्न प्रतिध्वनि को महसूस कर सकता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 1000 साल बाद भी वह पेंटिंग इस जगह पर मौजूद रहेगी। निंग से 10 अरब किलोमीटर दूर एक झील के नीचे उसकी गहराई में एक सुंदर महल था जिसमें कई दासियां और रक्षक रहते थे। अरे, इस महल के एक कोने में एक नीले भूरे रंग का प्राणी सिंहासन पर टेक लगाकर शराब की चुस्कियां ले रहा था। प्राणी का चेहरा अचानक तनावग्रस्त हो गया, जिससे उसकी गर्दन की मालिश कर रही नौकरानी बुरी तरह चौंक गई। एक मिरज़नो पेंटिंग, रुको। 3 नीले पपड़े वाला प्राणी हैरान भी हुआ और खुश भी, लेकिन फिर उसका चेहरा एक बार फिर तनावग्रस्त हो गया। 1000 साल पहले जब निंग अपहृत होने के बाद इस जगह से गुजरा था तो इस प्राणी ने उन चित्रों की उपस्थिति का पहले ही आभास कर लिया था। उसके पास एक प्रति थी जिससे उसे 3 अन्य प्रतियों की उपस्थिति का आभास हुआ। वह बहुत खुश हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने उन 2 चांदी के कवचधारी डाउनलोड्स को देखा जिन्होंने उसकी उपेक्षा की, उसे तुरंत एहसास हो गया कि संभवतः किसी अपहृत विश्व स्तरीय साधक के पास ये चित्र थे। ये वही 3 प्रतियां हैं जिन्हें मैंने पिछली बार महसूस किया था। क्या उन विश्व स्तरीय साधकों में से कोई पहले ही एस्ट्रल द्वीप से भाग गया है? नीले भूरे रंग के प्राणी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। झट, वह एक रोशनी की किरण में बदल गया। लगभग तुरंत ही अपने जलीय महल से बाहर निकल आया। वह जल्द ही झील से बाहर आ गया और अपना सिर पानी से बाहर निकालकर ऊपर देखने लगा। प्रतिध्वनि के बाद उसने अपनी गहरी और बर्फीली निगाहें उस उड़ते हुए जहाज की ओर घुमाईं जो 10 अरब किलोमीटर दूर था। वह जहाज को, साथ ही उस जहाज पर सवार सफेद वस्त्रधारी युवक को भी बिल्कुल साफ देख पा रहा था। वह कोई डाउनलोड नहीं है, वह तो बस एक विश्व स्तरीय साधक है। नीले रंग का प्राणी तुरंत प्रसन्न हो गया। उसने अनुमान लगाया कि इस व्यक्ति ने उसे खोज लिया है, इसलिए उसने अब उसकी उपस्थिति नहीं छिपाई। उसने तुरंत अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग किया और उसे 10 अरब किलोमीटर दूर तक फैला दिया। क्या वह सचमुच अकेला है? क्या वह अपने जहाज पर अकेला है? नीले भूरे रंग का प्राणी और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। बात तो सही है, वह एस्ट्रल द्वीप समूह से आया है। जो लोग द्वीप छोड़ते हैं वे आमतौर पर अकेले ही यात्रा करते हैं। उनका समूह में घूमना बहुत कम होता है। अगर किसी संपदा विश्व के खजाने में उसके कुछ अधीनस्थ भी हों तो भी वे शायद उतने मजबूत नहीं होंगे क्योंकि वे छिपे हुए हैं। नीले भूरे रंग के प्राणी ने ठंडी मुस्कान बिखेरी। तो तुम्हारे पास 3 पेंटिंग्स हैं, पर तुम मेरी भी लेना चाहते हो? कितना लालची हो। ये बंदा तो काफी आत्मविश्वासी लग रहा है। नीले भूरे रंग का प्राणी एक बार फिर लहरों के नीचे फिसल गया और तेजी से अपने पानी के नीचे के महल में लौट गया। पानी के नीचे का महल। जैसे ही वह नीला चमड़ वाला प्राणी अपने महल में लौटा, वह सीधा मुख्य हॉल की ओर चल पड़ा। उसने एक विशाल जांघ की हड्डी उठाई और फिर पास रखे ढोल पर उससे जोर से बजाना शुरू कर दिया। धमाका! ढोल से लहरों की एक श्रृंखला निकली जो तुरंत पूरे हॉल में फैल गई। महल में जगह जगह से एक के बाद एक व्यक्ति उभरने लगे और उन सभी की आभाएं जबरदस्त थीं, जो कम से कम उस नीला चमड़ वाले प्राणी की आभा जितनी ही प्रबल थीं। अज़ुरेके, तुमने हमें अचानक क्यों बुलाया है? तुमने तो शाही ड्रैगन ड्रम भी बजाया। ये सब क्या है? जल्द ही मुख्य हॉल में कुल 26 विश्व स्तरीय विशेषज्ञ प्रकट हुए। उन सभी को साधक माना जा सकता था, लेकिन वे सभी विभिन्न जलीय प्रजातियों के साधक थे। यही कारण था कि उन्होंने अपना महल झील के भीतर बनाया था। कुछ अद्भुत हुआ है। नीली त्वचा वाला प्राणी जोर से हंसा। 10 अरब किलोमीटर दूर एक विश्व स्तरीय साधक है जो तेज गति से हमारी ओर उड़ रहा है। सीधे हमारी ओर उड़ रहे हो?
एक विश्व स्तरीय साधक, क्या वह आत्महत्या करने वाला है? वहां उपस्थित विश्व स्तरीय विशेषज्ञ सभी हैरान थे। नीले शल्क वाले प्राणी ने जल्दी से कहा, वह एस्ट्रल द्वीप समूह से है। हम दोनों के बीच थोड़ी सी रंजिश है। उसने यह मानने की हिम्मत नहीं की कि यह मिरजनो पेंटिंग्स की वजह से है, क्योंकि वे पेंटिंग्स बहुत कीमती थीं। उन दोनों के पास कुल मिलाकर 4 मिरजनो पेंटिंग्स थीं। यह इतनी बड़ी दौलत थी कि डाउनलॉर्ड्स भी लालची हो जाते। अगर उसने यह बात मान ली तो उसके दोस्त शायद उन चीजों को लेकर उससे झगड़ने लगेंगे। मैंने एक बार उससे एक खजाना जीता था, लेकिन उसके पास उस खजाने के 2 सेट थे। ये खजाने एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए वह मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आया है। नीले रंग के जीव ने कहा। उसके पास अविश्वसनीय रूप से ढेर सारे खजाने हैं। उसे मारने के बाद मुझे कुछ खास नहीं चाहिए, बस वो 3 पेंटिंग्स जो उसके पास हैं। तुम क्या कहते हो? 3 पेंटिंग? अन्य विश्व स्तरीय साधक तुरंत अनुमान लगाने में सक्षम थे कि 3 पेंटिंग काफी मूल्यवान थीं। उसके बाकी खजाने भी तुम्हें निराश नहीं करेंगे। नीले शल्क वाले प्राणी ने भौहें चढ़ाईं। वह एस्ट्रल द्वीप से आया था, लेकिन ताकत में वह मेरे बराबर ही था। अगर हम 27 लोग मिलकर लड़ें तो हम उसे आसानी से मार सकते हैं। अगर वह एस्ट्रल द्वीप से आया होता तो वह 12 महलों में शामिल हो गया होता। चिंता मत करो। नीले शल्क वाले प्राणी ने अपनी नजरों से उन्हें घूरा, फिर एक ठंडी हंसी हंसी। मैं एस्ट्रल द्वीप समूह से आया हूँ। मैं इसे किसी और से बेहतर जानता हूँ। 12 महलों में सीधे प्रवेश पाने वाला हर व्यक्ति एक राक्षस था। बहुत कम लोगों को प्रवेश की अनुमति थी। जो लोग उस जगह से बच निकले, उनमें से ज्यादातर इसलिए बच गए क्योंकि वे इतने भाग्यशाली थे कि एक पूरी विरासत को समेट पाए। वह आदमी शायद मेरे बराबर ही है। अगर हम इतने बदकिस्मत भी हुए कि किसी अजीबोगरीब ताकतवर व्यक्ति से सामना हो जाए, चाहे वह कितना भी अजीब क्यों न हो, वह हम 27 लोगों से मिलकर भी नहीं लड़ सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, इस प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास बहुत सारे खजाने थे। अन्य लोग तुरंत उत्साहित और उत्सुक हो गए। हम रॉयल ड्रैगन पैलेस के 27 जलराक्षस स्वामी हैं। हम उससे बिल्कुल नहीं डरेंगे। उसे मार डालो और उसके खजाने ले लो। उसे मार डालो। शाही ड्रैगन महल के 27 जल दानव स्वामी इस क्षेत्र में अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध थे। यहाँ सभी जलीय जातियों के सदस्य थे जिन्होंने विश्व स्तर तक प्रशिक्षण प्राप्त किया था, लेकिन केवल उन्हीं को इस छोटे से दल में प्रवेश दिया जाता था जो शक्ति के एक निश्चित स्तर तक पहुँच चुके थे। ब्राइट शो साम्राज्य में शक्तिशाली संप्रदायों की रक्षा आमतौर पर डाउनलॉर्ड्स द्वारा की जाती थी, लेकिन उनमें से अधिकांश के नियम काफी सख्त थे। ब्राइट शो साम्राज्य कई खतरों और कई सौभाग्यों से भरा था। यहाँ अच्छी तकनीकों या विरासतों को खोजना बहुत कठिन नहीं था। इस प्रकार कई असंबद्ध विश्व स्तरीय साधक मिलकर काम करने के लिए छोटे छोटे समूहों में शामिल हो गए। विश्वदेव अजूरकाई ने एस्ट्रल द्वीपों से बचने के लिए अपनी शक्ति पर भरोसा किया था। हालांकि वह 12 महलों में प्रवेश नहीं कर पाया, लेकिन वह सीमा से बस थोड़ा सा चूक गया। वह महल का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, इसलिए उसके बुलाने पर दूसरे लोग आ जाते थे। वह बच्चा अभी अभी एस्ट्रल द्वीप समूह से निकला है। उसे हमारे शाही ड्रैगन महल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। नीले रंग के उस आदमी ने जल्दी से कहा, सब लोग धैर्य रखें। आइए हम यहीं अपने महल के अंदर इंतजार करें। हमारे महल की रक्षा के लिए कई संरचनाएं और प्रतिबंधात्मक मंत्र हैं। इससे उसे पता ही नहीं चलेगा कि हम में से कितने लोग यहाँ हैं। जैसे ही वह हमारे महल के बाहर पहुंचेगा, हम उस पर हमला करेंगे और उसे घेर लेंगे। हम उसे भागने का भी मौका नहीं देंगे। सही, हम परछाई में छिपे हैं जबकि वह रोशनी में खड़ा है। अगर वह एस्ट्रल द्वीप समूह से बाहर निकल भी गया तो क्या हुआ? हम भी कोई आसान शिकार नहीं है। फुश, 10 अरब किलोमीटर की दूरी काफी लंबी थी। झील के बाहर पहुंचने से पहले निंग को कई घंटे उड़ना पड़ा। निंग के कौशल ने उसे हिम्मत दी और उसकी दिव्य दृष्टि ने उसके नीचे शाही ड्रैगन महल को प्रकट कर दिया। फुसफुसा। निंग ने अपना उड़न तश्तरी किनारे रखा, फिर सीधा झील में कूदा और महल की ओर उड़ चला। जल्द ही वह महल के द्वार पर पहुंच गया। उसने तुरंत महल के भीतर पहरेदारों और दासियों को देखा। क्या तुमने सचमुच हमारे रॉयल ड्रैगन पैलेस में आने की हिम्मत की? जीवन की ओर जाने वाले बहुत से रास्ते हैं, लेकिन आपको वह रास्ता चुनना होगा जो मृत्यु की ओर ले जाता है। अचानक रॉयल ड्रैगन पैलेस से प्रकाश की किरणें निकलने लगीं। कुल मिलाकर 27 प्रकाश की किरणें थीं, और जब वे एक साथ मिलकर एक संरचना बना रही थीं, तो वे एक साथ जानलेवा आभा छोड़ रही थीं। निंग बस शांति से देखता रहा। उसने मन ही मन बुदबुदाया, रॉयल ड्रैगन पैलेस, है ना? पुस्तक 26, अध्याय 49, 27 जलराक्षस स्वामी। जी निंग को घेरने के बाद प्रकाश की 27 धारियां रुक गईं। निंग ने उन पर नजर डाली। उसके सामने खड़ी 27 आकृतियां बिल्कुल विचित्र लग रही थीं। ये सभी जलीय प्रजातियों के सदस्य के रूप में जन्मे प्राणी थे। हालांकि विश्व स्तरीय साधक होने के नाते वे अब सूखी जमीन और शून्य अंतरिक्ष में समान रूप से जीवित रह सकते थे। फिर भी उनमें पानी के प्रति एक सहज प्रेम था। निंग भी पानी और जमीन दोनों पर समान रूप से जीवित रह सकता था, लेकिन फिर भी वह जमीन पर रहना पसंद करता था। अरे! निंग की नजर उस नीले भूरे रंग के प्राणी के आकार पर पड़ी। उसे आभास हो गया कि पेंटिंग उस प्राणी ने उठा रखी है। 3 पेंटिंग्स। नीले रंग के प्राणी के दिल में उत्साह की लहर दौड़ गई। सब लोग, निंग बोला, हा, अब डर रहे हो? बहुत देर हो गई, उसे मार डालो। 27 जल दानव स्वामियों को निंग से बात करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। वे काफी समय से इस क्षेत्र पर राज कर रहे थे और प्रसिद्ध व्यक्ति थे। आक्रमण करते समय उन्होंने जरा भी दया नहीं दिखाई। उन्हें इस विश्व स्तरीय साधक की जरा भी चिंता नहीं थी। उन्हें अपने स्तर का कोई ऐसा व्यक्ति कभी नहीं मिला था जो उन 27 का सामना कर सके।
27 में से सबसे कमजोर एक मास्टर क्लास विश्व भगवान था, जबकि सबसे मजबूत एक उत्कृष्ट विश्व भगवान था। धमाका, बिजली की एक काली लकीर निंग की ओर गरजती हुई नीचे आए। फुफ, निंग को जमाने के लिए बर्फ की तरह ठंडी ऊर्जा का एक प्रवाह बाहर निकला। स्विश, निंग को पकड़ने के लिए एक विशाल जाल के आकार का खजाना बाहर आया। फुफकार, एक सर्पीली रस्सी जैसा खजाना निंग को बांधने के लिए घूम गया। 27 साधकों ने तुरंत एक साथ बहुत ही अभ्यासपूर्ण तरीके से आक्रमण शुरू कर दिया। सामान्यतः अधिकांश विश्व स्तरीय साधक एक समय में केवल 2 शक्तिशाली खजानों पर ही नियंत्रण कर पाते थे। ऐसी स्थिति पुरानी कहावत संख्या में शक्ति का प्रमाण थी। मंत्रों और खजानों की एक चकाचौंध भरी श्रृंखला तुरंत निंग की ओर एक लहर की तरह बह निकली। उसे डुबोने के लिए 27 विश्व देवताओं में से वे सीधे निंग की ओर बढ़े। वूश, तलवार की रोशनी के छल्ले बाहर की ओर फैलने लगे। निंग वहीं खड़ा रहा, तलवार की रोशनी के छल्लों से घिरा हुआ। हालांकि ऊर्जा की ठंडी धारा निंग की ओर बढ़ते हुए झील के पानी को जमा देती थी, लेकिन तलवार की रोशनी को छूते ही वह तुरंत बिखर जाती थी। वेब खजानों और दूसरे खजानों का क्या हुआ? निंग की तलवार की रोशनी ने उन्हें पूरी तरह से रोक दिया। कितना साधारण! निंग खुद को आह भरने से नहीं रोक सका। जब उसने अपने यूनिकॉर्न के डोमेन का इस्तेमाल किया था और बर्टुलू का सामना करने में सक्षम था, तब वह बहुत दबाव में था। लेकिन अब जब वह इन 27 जल राक्षसों से लड़ रहा था, तो उसे लगा कि चीजें बहुत आसान हैं। उसे इस लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की भी जरूरत नहीं थी। उसने बस अपने डोमेन को सक्रिय कर दिया, जिससे उसकी तलवार इच्छा स्वतः ही हमलों से बचाव करने लगी। मारना मारना। 27 में से 19 विश्व देवता थे। आखिरकार यह एक बहुत शक्तिशाली शक्ति थी। विश्व देवता अजूरकाय बिना किसी की मदद के एस्ट्रल द्वीप समूह छोड़ने में सक्षम थे और उनके पास एक पालौकिक विश्व देवता की शक्ति थी, लेकिन वे उनके समूह में दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मात्र थे। केवल पर्याप्त रूप से शक्तिशाली व्यक्तियों को ही उनके समूह में शामिल किया जा सकता था, और ये 19 विश्व देवता अत्यधिक शक्ति से परिपूर्ण थे, खासकर अपने गठन द्वारा सुदृढ़ होने के बाद। मर जाओ। चांदी की रोशनी की एक लकीर निंग की ओर बहुत तेज गति से निकली। निंग के हाथ में एक तलवार थी। उसने हमले पर एक नजर डाली, फिर एक साधारण तलवारबाजी की। खट खट क्रैक। निंग की तलवार और भी तेज थी और उसका हमला और भी गहरा था। ये समझना जरूरी है कि यूनिकॉर्न का डोमेन एस्ट्रल मुद्रा और नामहीन तलवार कला की छठी मुद्रा यूनिकॉर्न के हृदय के उत्तम मिश्रण पर आधारित था। नामहीन तलवार कला एक ऐसी तलवार कला थी जो एक शाश्वत सम्राट द्वारा छोड़ी गई थी, जबकि एस्ट्रल मुद्रा वायलेट ज्वेल के सार के आधार पर विकसित की गई थी। दोनों ही अत्यंत उच्च स्तरीय तलवार कलाएं थीं। क्या इस टक्कर के बाद रोशनी की चांदी जैसी लकीर चौंक गई। निंग की तलवार की रोशनी सचमुच उसकी छाती पर लगी थी। धमाका। चांदी की रोशनी की लकीर बहुत तेजी से पीछे हट गई। निंग के प्रहार की शक्ति बहुत ज्यादा थी और वह बहुत शक्तिशाली भी। एक धमाके के साथ रोशनी की लकीर शाही ड्रैगन महल की दूर की दीवारों से टकराई, जिससे पूरा महल कांप उठा। बाकी 26 जलराक्षस राजा भयभीत हो गए। महल के सेवकों और दासियों की तो बात ही छोड़िए। जिस व्यक्ति को निंग ने अभी अभी उड़ा दिया था, वह समूह का नेता था विश्वदेव ड्रैगन किंग। विश्वदेवता ड्रैगन किंग एक अलौकिक विश्वदेवता थे, जिन्हें कई अन्य विश्वदेवताओं के साथ एक दल का समर्थन प्राप्त था। उन्हें सिर्फ एक ही संघर्ष में कैसे हराया जा सकता था? अच्छा नहीं है, हम मुसीबत में हैं। ये प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली है। अन्य जल राक्षस लॉर्ड्स ने अपने दिलों को जकड़ा हुआ महसूस किया। उससे अकेले मत लड़ो, चलो सब मिलकर लड़ें। हालांकि विश्वदेवता अजूरकाय इस बात से हैरान थे कि यह प्रतिद्वंद्वी कितना भयानक रूप से शक्तिशाली था, लेकिन उन 3 चित्रों का आकर्षण तो बस कुछ ज्यादा ही था। उन्होंने तुरंत मन ही मन दहाड़ते हुए कहा, बड़े भाई ड्रैगन किंग, चलो मिलकर लड़ें। ठीक है। विश्वदेव ड्रैगन किंग के पास एक अच्छी सुरक्षात्मक दिव्य शक्ति थी। हालांकि वह उड़ते हुए गिर गया था, फिर भी उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। उसकी तलवारबाजी काफी गहरी है। अकेले युद्ध में हम में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हम सभी को एक साथ लड़ना होगा। वह हम सबका एक साथ सामना नहीं कर सकता। उसे बांधने का कोई मौका ढूंढो। ठीक है, चलो सब मिलकर काम करते हैं। विश्वदेव ड्रैगन किंग जल्दी से वापस उड़कर उनके पास आ गए। अब वे सब और भी ज्यादा उदास हो गए थे। वे या तो दूर से जादुई खजानों से हमला कर रहे थे या फिर सावधानी से निंग की ओर बढ़ रहे थे। अब तक उनके समूह का सबसे घमंडी सदस्य विश्वदेव ड्रैगन किंग भी अब ढिठाई से पेश आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ब्राइट शो किंगडम का इलाका वाकई बहुत अराजक है। क्या सर्वशक्तिमान हिगेमॉन यही चाहता है? निंग ने सिर हिलाया। एस्ट्रल द्वीप समूह से इस जगह की यात्रा के दौरान उसे कई बार रोका गया और परेशान किया गया। इस बार इन 27 लोगों ने उससे बात करने की जहमत उठाए बिना ही उस पर हमला कर दिया। इससे पता चलता था कि यह राज्य कितना अनियंत्रित था तुलनात्मक रूप से। हालांकि दाओ गठबंधन के क्षेत्र में भी खतरा और युद्ध था, फिर भी यह कहीं ज्यादा शांतिपूर्ण जगह थी। दाओ गठबंधन निष्क्रियता से शासन के सिद्धांतों का पालन करता था, लेकिन इसके पीछे एक कारण था। अनंत प्रदेशों का 99% क्षेत्र दाओ गठबंधन के नियंत्रण में था और लगभग सभी साधक इस गठबंधन के सदस्य थे। साधकों की संख्या बस बहुत ज्यादा थी। हालांकि वे निष्क्रियता से शासन करते थे, फिर भी वे प्रत्येक क्षेत्र में कुछ दाओ लॉर्ड्स उत्पन्न करने में सक्षम थे। पूरा दाओ गठबंधन कितना विशाल और शक्तिशाली था? दाओ गठबंधन की मुख्य कमजोरी यह थी कि इसके साधक बहुत बिखरे हुए थे। ब्राइट शो साम्राज्य की शक्ति बहुत अधिक केंद्रित थी, हालांकि उसके पास बहुत कम क्षेत्र था।
सर्वशक्तिमान हेगेमॉन एक ब्राइट शो साम्राज्यवादी था, जिसका अर्थ था कि उसे एलियन जीवन रूपों के प्रति वास्तव में कोई दया या सहानुभूति नहीं थी। वह शक्तिशाली विशेषज्ञों की एक पीढ़ी को विकसित करने के लिए हर संभव उपाय अपनाता था। एस्ट्रल द्वीपों में मृत्यु दर इस बात का प्रमाण थी कि सर्वशक्तिमान हेगेमॉन कितना निर्दयी हो सकता है। 12 महलों के अनुसार उनके अस्तित्व और हेगेमॉन द्वारा ब्राइट शो साम्राज्य के निर्माण का कारण साम्राज्यों की रक्षा करना था। चूंकि 12 महल अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे, इसलिए सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने उनका सम्मान किया और उन्हें समान स्तर पर रखा। स्विश, क्रैक, वूश, कई हथियार और मंत्र लगातार धारा में निंग की ओर उड़े। कुछ क्षण पहले निंग अपनी उत्कृष्ट तलवारबाजी के बल पर अपने प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा पाता था, लेकिन अब सिर्फ तलवारबाजी पर निर्भर रहना काफी नहीं था। अब उसे असल में लड़ना होगा। धमाका, 19 विश्व देवताओं को पीछे की ओर उड़ते हुए भेज दिया गया। क्या वह बहुत ताकतवर है? जल्दी भागो। वार, निंग की तलवार की नोक 27 में सबसे तेज। विश्व देवता ड्रैगन किंग के शरीर में घुसते ही तलवार की रोशनी चमक उठी। इस बार निंग ने अपने प्रहार में अपनी नीला फूल धुंध ऊर्जा का संचार किया। हालांकि प्रहार को पहले कवच की एक परत को पार करना था, और हालांकि विश्व देवता ड्रैगन किंग का शरीर अराजकता के खजाने के बराबर था, फिर भी उसका शरीर कांपने लगा, फिर टूटने लगा और उसके शरीर के हर हिस्से से खून बहने लगा। मर जाओ। निंग ने जरा भी दया नहीं दिखाई और विश्वदेव ड्रैगन किंग के शरीर पर लगातार 3 भयंकर प्रहार किए। नहीं, विश्वदेव ड्रैगन किंग बुरी तरह डर गए। वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? वह तो साफ तौर पर विश्व स्तर का है। वह मुझसे इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? लगातार 3 वारों ने विश्वदेव ड्रैगन किंग के शरीर को धूल में मिला दिया, जिससे उसकी असली आत्मा भी नष्ट हो गई। एक विश्व स्तरीय साधक इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वह बहुत ताकतवर है। जल राक्षसों के स्वामी बुरी तरह डरकर भागने लगे। जब उन्होंने सेनाएं इकट्ठी की, तब भी वे पहली ही भिड़ंत में हार गए। लेकिन जाहिर है, अगर उन्हें पता होता कि किलोस्टार के 1000 क्लोन निंग के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें अपनी हार पर अब और आश्चर्य नहीं होता। वह एक सनकी है। वह उन भयानक, विचित्र रूप से प्रतिभाशाली प्रतिभावान लोगों में से एक है जो एस्ट्रल द्वीप समूह के उच्च स्तर पर थे। उसे 12 महलों में पहले ही प्रवेश मिल चुका होगा। भागता हुआ विश्वदेव अजूरकाई किसी और से ज्यादा डरा हुआ था, और वह जरूर सबसे बड़े सनकी लोगों में से एक रहा होगा। उनमें से कुछ शैतान, विशेष खजानों या गुप्त कलाओं के कारण शक्तिशाली थे, जबकि अन्य गति और शक्ति के मामले में अत्यधिक लाभ में थे। वे विचित्र रूप से शक्तिशाली साधक, जो प्रथम चरण के डाउलॉर्ड्स जितने ही बलवान और तेज थे, सबसे भयानक थे। किलोस्टार और निंग दोनों इसी श्रेणी के थे। निंग की तलवार कला कमजोर होने पर भी उसके शक्तिशाली दिव्य शरीर ने उसे 5वें स्तर पर स्थिर रूप से निवास करने में सक्षम बनाया था। एक बार जब उसकी तलवार कला में सुधार हुआ, तो वह इतना शक्तिशाली हो गया कि निंग पर विजय सुनिश्चित करने के लिए बर्टुलू को भी अपना असली रूप प्रकट करना पड़ा। भाग रहे हैं। विश्व देवता ड्रैगन किंग को मारने के बाद निंग का शरीर फड़कने लगा, क्योंकि उसने विश्व देवता अजूरकाई का पीछा करना शुरू कर दिया। विश्व देवता अजूरकाई और विश्व देवता ड्रैगन किंग दोनों ही पालौकिक विश्व देवता थे और 27 देवताओं में सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। और बाकी देवताओं का क्या? निंग को उनकी कोई परवाह नहीं थी। धमाका, तलवार की रोशनी उतरी। नहीं, विश्व देवता अजूरकाई ने बुरी तरह भयभीत होकर बचाव के लिए संघर्ष किया, लेकिन तलवार की रोशनी के कुछ वार के बाद वह खत्म हो गया। विश्व देवता नॉर्थरेस्ट को स्वर्ण मूर्ति जैसी कोई चीज विशुद्ध भाग्य से प्राप्त हुई थी। इसके विपरीत विश्व देवता अजूरकाई अपने शरीर को केवल एक उच्च स्तरीय प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजाने के बराबर प्रशिक्षित कर पाए थे। वे अराजकता खजाने के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाए थे। आखिरकार सुरक्षात्मक दिव्य क्षमताएं बहुत दुर्लभ थीं और उन्हें प्रशिक्षित करना बेहद कठिन था। उच्च स्तरीय सुरक्षात्मक दिव्य क्षमताएं तो और भी दुर्लभ थीं। जल्द ही विश्व देवता अजूरकाई धूल के बादल में गायब हो गए। निंग ने अपने पीछे छोड़े गए खजानों पर नजर डाली, फिर हाथ हिलाकर सब कुछ इकट्ठा कर लिया। बाकी जल दानव राजाओं की बात करें तो वे सब बहुत पहले ही भाग गए थे। उन्हें अब अपना महल भी नहीं चाहिए था। महल के अंदर नौकर चाकर और दासियां भी डर के मारे छिप गए थे। जाने का समय हो गया है। निंग आकाश में उड़ता हुआ झील से बाहर निकलकर अपने उड़ने वाले जहाज में सवार होकर चला गया। जहाज में प्रवेश करते ही निंग ने उन खजानों को बांधना शुरू कर दिया जो विश्व देवता अजूरकाई पीछे छोड़ गए थे। जल्द ही उसे वह मिरजनो पेंटिंग मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। पुस्तक 26, अध्याय 50, ब्लडफायर क्लाउड फ्रूट। उड़ता हुआ शटल बादलों के बीच से उड़ रहा था। जी निंग डेक पर बैठा था और अपने द्वारा अभी अभी प्राप्त किए गए खजानों को देख रहा था। यह असल में निंग अपने हाथों में मिरजनो पेंटिंग को घूर रहा था। ये पेंटिंग एक खूबसूरत महल की पेंटिंग थी। यह महल उस महल की पेंटिंग से थोड़ा अलग था जो निंग ने पहले ही हासिल कर ली थी, लेकिन निंग ने तुरंत पहचान लिया कि यह सम्राट मिरजनो द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। कुछ तो इसकी बदसूरती की वजह से, लेकिन इसलिए भी कि कोई भी उनकी विशिष्ट तलवार नियत की नकल नहीं कर सकता था। महल की पेंटिंग? क्या ये पहली पेंटिंग की ही नकल है? निंग ने धीरे से सिर हिलाया। बात तो सही है। चौथी पेंटिंग तुरंत ढूंढने के लिए मुझे बहुत अच्छी किस्मत की जरूरत होगी। निंग को इस बात से ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ कि यह पेंटिंग चौथी पेंटिंग नहीं थी। फिर भी कम से कम ये पेंटिंग लगभग 100 या 2 लाख क्यूब कैओस नेक्टर में बिक सकती है। दरअसल जिसे इसकी सख्त जरूरत है, वह शायद इससे भी ज्यादा कीमत देने को तैयार होगा। निंग का मूड काफी अच्छा था।
ये पेंटिंग्स लोकप्रिय और कीमती थीं। आमतौर पर जिन लोगों ने ये पेंटिंग्स खरीदी थीं वे इन्हें दूसरों को नहीं बताते थे, चूंकि पूरे अंतहीन प्रदेशों में इनकी संख्या केवल 40 थी और कुछ लोगों के पास हर एक की कई प्रतियां भी हो सकती थीं। उसके लिए यूं ही अपनी जरूरत का सटीक टुकड़ा ढूंढ पाना आसान नहीं था। ब्राइट शो किंगडम में उसकी पहली प्रति ढूंढ पाना ही उसके लिए बड़ी किस्मत की बात थी। तलवार के महल में जाने के बाद मैं 12 महलों से चौथी पेंटिंग ढूंढने में मदद मांगूंगा। निंग ने मन ही मन सोचा। ब्राइट शो साम्राज्य के 12 महल दाव गठबंधन के समान ही शक्ति के स्तर पर थे। पिछली बार निंग ने दाव लॉर्ड बैडलैंड्स से मिरजनो पेंटिंग्स खरीदने में मदद मांगी थी और दाव लॉर्ड बैडलैंड्स ने इस काम के लिए दाव एलायंस की मदद ली थी। समय की कमी के कारण दाव एलायंस ने बड़े पैमाने पर खोज नहीं की। हालांकि 12 महल अपने आप में एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली संगठन था जिसमें साधक, एओनियन और अन्य पथभ्रष्ट लोग रहते थे। भविष्य में जी निंग दाव गठबंधन के लिए उनके संपर्कों में से एक होगा। भविष्य में गोरहो एओनियंस के साथ उनके संबंधों में से एक होगा। परिणामस्वरूप ब्राइट शो के 12 महलों के अंतहीन प्रदेशों के कई संगठनों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। 12 महलों के लिए चौथी मिरजनो पेंटिंग की एक प्रति तुरंत प्राप्त करना कठिन हो सकता था, लेकिन अगर उन्हें पर्याप्त समय दिया जाता तो उनके सफल होने की बहुत अच्छी संभावना थी। लेकिन निश्चित रूप से ये तभी संभव था जब आप कीमत चुकाने को तैयार हों। निंग ने अपनी दिव्य शक्ति का एक धागा पहली पेंटिंग की नई प्रति में भेजा, जिससे उसके भीतर एक दिव्य क्लोन का निर्माण हुआ। चित्र में महल के भीतर एक स्वर्ण वस्त्रधारी सम्राट को दिखाया गया है जो महल के भीतर राजसिंहासन पर विराजमान है। ये देखकर निंग ने आह भरी। हालांकि थोड़े बहुत अंतर हैं, पर मुझे लगता है कि वह मेरी पहली पेंटिंग में दिखाए गए सुनहरे वस्त्रधारी सम्राट जैसा ही है। ओह, कुछ देर पहले विश्व देवता अजूरकाई मुझसे मिले थे। क्या तुमने अजूरकाई को मार डाला? सुनहरे वस्त्र पहने सम्राट ने निंग की ओर देखा। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। मैंने पहले भी मिरजनो की अन्य पेंटिंग्स हासिल की हैं। क्या सम्राट मिरजनो द्वारा बनाई गई पहली मिरजनो पेंटिंग की सभी 10 प्रतियों में एक ही प्रकार के व्यक्ति हैं? वे करते हैं। सुनहरे वस्त्र पहने सम्राट मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसे अजूरकाई की मौत की कोई परवाह नहीं थी। उसका वजूद सिर्फ शाश्वत सम्राट के मिशन को पूरा करने के लिए था, और अगर कोई अजूरकाई को मार सके तो इसका मतलब था कि वह और भी ज्यादा ताकतवर होगा। निंग ने कहा, चलो थोड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं। अजूरकाई मुझे कभी हरा नहीं पाया। सुनहरे वस्त्र पहने सम्राट ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए निंग की ओर बढ़ते हुए अपने हाथों में एक सुनहरी तलवार निकाली। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास पहले से ही अन्य मिरजनो पेंटिंग्स हैं। तुम्हें नियम पता होने चाहिए। मैं उन्हें जानता हूँ। निंग ने सिर हिलाया। एक संक्षिप्त युद्ध के बाद निंग ने स्वर्ण वस्त्रधारी सम्राट को पराजित कर दिया। उड़ते जहाज पर असली निंग के चेहरे पर निराशा का भाव था। हालांकि उनकी तलवारबाजी में थोड़ा बहुत फर्क जरूर है, लेकिन सुनहरे वस्त्र पहने दोनों सम्राट असल में एक ही स्कूल से हैं। इससे मेरी तलवारबाजी का कोई फायदा नहीं है। और क्या है? निंग ने युद्ध में लूटे गए अपने बाकी सामान को देखना शुरू किया। विश्व देवता अजूरकाई के पास पेंटिंग के अलावा कोई खास अच्छा खजाना नहीं था। उसके पास एक नीली तलवार जरूर थी जो एक शाश्वत हथियार थी, लेकिन निंग ने तुरंत ही यह अंदाजा लगा लिया कि वह सिर्फ एक घटिया शाश्वत हथियार था जो असल में उसके बैंगनी रत्नों से भी कमजोर था। और शाश्वत हथियार सिर्फ एक ही था। बाकी खजानों की बात करें तो वे नगण्य थे। उसके पास 2 अच्छी तकनीकें थीं। निंग ने उन पर नजर डाली। मेरे लिए तो बेकार हैं, लेकिन मैं उन्हें तीनों लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि विश्व देवता ड्रैगन किंग के पास क्या था। निंग ने इन खजानों को भी खंगाला। विश्व देवता ड्रैगन किंग भालाधारी थे, लेकिन उनका भाला भी एक निम्न श्रेणी का शाश्वत खजाना था। ब्राइट शो साम्राज्य कई खतरों से भरा हुआ था, लेकिन साथ ही कई खजानों और विरासतों से भी भरा हुआ था। अगर आप खतरों का सामना करने को तैयार थे तो आपके पास शक्तिशाली खजानों और विरासतों को हासिल करने का अच्छा मौका था। इस प्रकार कुछ अधिक शक्तिशाली विश्व स्तरीय साधक अनंत हथियार हासिल करने में सक्षम थे, लेकिन उनमें से अधिकांश हथियार केवल निम्न श्रेणी के थे। सर्वशक्तिमान हेजेमनी बहुत कंजूस है। मुझे यकीन है कि ब्राइट शो साम्राज्य में उसके द्वारा बिखेरे गए ज्यादातर अनंत हथियार घटिया दर्जे के हैं। निंग मन ही मन बुदबुदाया। दाव गठबंधन बेहतर है। बाकी अनंत प्रदेशों में अनंत हथियार काफी दुर्लभ और मिलना मुश्किल है, लेकिन जो मिलते भी हैं वे आमतौर पर काफी अच्छे होते हैं। दरअसल कुछ खंडहरों में तो उच्च श्रेणी के अनंत हथियार भी हो सकते हैं। अनंत प्रदेशों के खंडहर और अवशेष स्थल आमतौर पर दावलॉर्ड्स द्वारा छोड़े गए थे। ये स्वाभाविक ही था कि उनमें उत्कृष्ट खजाने होंगे। हालांकि ब्राइट शो साम्राज्य में समतुल्य स्थान सर्वशक्तिमान हेगेमॉन द्वारा जानबूझकर बनाए गए थे। परिणामस्वरूप लगभग सभी खजाने मात्र निम्न श्रेणी के शाश्वत हथियार थे। निंग के हाथों में अचानक एक जैड बोतल आ गई, जिससे उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। एक प्योरलूप जैड बोतल, और इसके अंदर एक ब्लडफायर क्लाउड फ्रूट है। निंग ने इच्छाशक्ति से बोतल का ढक्कन खोल दिया, जिससे बोतल के अंदर से एक फल निकला। ये फल पूरी तरह से लाल रंग का था और इसके चारों ओर हवा में धुंध घूमती दिखाई दे रही थी। निंग ने इस बोतल को अपनी संपत्ति दुनिया में पहले भी देखा था जब उसने विश्व देवता ड्रैगन किंग के खजानों को जल्दी से देखा था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह कितना बड़ा खजाना था और इसके अंदर क्या छिपा था। प्योरलूप जैड बोतलों में विशाल दुनियाएं समाहित हो सकती हैं। इस बोतल के अंदर का विशाल संसार एक शक्तिशाली प्योरलूप जैड संरचना बना सकता है, जो उस विशाल संसार की समस्त अराजकता ऊर्जा को खींचकर उसे अराजकता अमृत में परिवर्तित कर देगा। निंग ने विस्मय से आह भरी।
ये प्योर लूप जेड बोतल विश्व देवता पेंजिया द्वारा निर्मित कारागार लोगों की तुलना में अराजकता अमृत को आस्वित करने में कहीं बेहतर थी। ये प्योर लूप जेड बोतल हर अराजकता चक्र में अराजकता अमृत का एक पूरा घन आस्वित कर सकती थी। फिर भी डाउलॉर्ड्स की भी आयु सीमित थी। अपने हर कदम के साथ वे जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाओं पर चलते थे। कुछ तो मात्र 1000 अराजकता चक्रों तक जीने के बाद ही नष्ट हो जाते थे। इसलिए ये बोतलें आमतौर पर बहुत ज्यादा कीमत पर नहीं बिकती थीं। ज्यादातर संप्रदायों द्वारा एकत्रित की जाती थीं और लगभग 10,000 अराजकता अमृत खनों में बिकती थीं। अराजकता अमृत आस्वित करने के अलावा इस बोतल का उपयोग आदिकालीन अराजकता से उत्पन्न कुछ अद्भुत वस्तुओं को रखने के लिए भी किया जा सकता था। कुछ खजाने जैसे फल या स्पिरिट लीव्स अगर सही तरीके से संग्रहित न किए जाएं तो जल्दी ही अपनी उपयोगिता खो देते थे। अगर आप उन्हें प्योर लूप जेड फॉर्मेशन के केंद्र में रखें तो ये फॉर्मेशन किसी भी तरह के रिसाव को रोक पाएगा। ये फॉर्मेशन किसी भी प्रकार की ऊर्जा को धारण करने में सक्षम था, जिससे ये खजाने के भंडारण के लिए काफी उपयुक्त था। दरअसल इसके अंदर एक ब्लडफायर क्लाउड फ्रूट था। निंग ने मन ही मन बुदबुदाया, क्या इस आदमी को पता भी था कि यह चीज कितनी कीमती है? निंग ने डाउलॉर्ड सोलिस्की से बहुत सारी जानकारी हासिल की थी। यही वजह थी कि उसे अंतहीन प्रदेशों में मौजूद 90% से ज्यादा ज्ञात खजानों के बारे में पता था। विश्व देवता ड्रैगन किंग को ऐसी कोई विरासत नहीं मिली थी और यह भी मुमकिन था कि उसे ब्लडफायर क्लाउड फ्रूट के बारे में पता न हो। रक्त अग्नि मेघ फल अत्यंत मूल्यवान है। ये फल आदिकालीन अराजकता से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं और इनकी संख्या अत्यंत कम होती है। एक मेघ फल साधक के दिव्य शरीर को पूरी तरह से रूपांतरित कर सकता है, उसे अग्नि तत्व से निर्मित दिव्य शरीर में परिवर्तित कर सकता है। इस नए शरीर के साथ साधक को अग्नि दाव का प्रशिक्षण पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान लगेगा। वह रक्त अग्नि को भी समाहित और मुक्त कर सकेगा और फिर उसका उपयोग उड़ान भरने के लिए कर सकेगा। निंग सचमुच बहुत चकित था। उदाहरण के लिए निंग अपनी नोवेसेंस थंडर को नियंत्रित करने में सक्षम था और उसके पास दाव बिजली भी थी, लेकिन उसके लिए उस प्रकार की बिजली में पूरी तरह से विलीन होने का कोई तरीका नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके शरीर के लिए उनसे जुड़ने का कोई तरीका ही नहीं था। स्वर्ण कौवे स्वर्ण सौर अग्नि पर सवार होने में सक्षम थे क्योंकि उनके दिव्य शरीर उस अग्नि के साथ पूरी तरह से जुड़ने में सक्षम थे। महान दिव्य वज्रदेव 9 सींग वाले बिजली सर्पों का उपयोग करके उड़ने में असमर्थ थे क्योंकि उनका दिव्य शरीर उनके साथ पूरी तरह से जुड़ने में असमर्थ था। निंग ने अपने दिव्य शरीर को रूपांतरित करने, उसे वज्र सदृश बनाने और बिजली के सांपों का उपयोग करके उड़ने में सक्षम बनाने के लिए कई क्लोन खो दिए थे। हालांकि 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्पेंट्स को एल्डर लाइटनिंग का एक प्रकार माना जाता था। वे केओस स्तर के भी नहीं थे। स्वाभाविक रूप से निंग के शरीर के लिए केओस लाइटनिंग पर नियंत्रण पाने और उसका उपयोग करके उड़ने का कोई तरीका नहीं था। अगर होता तो निंग वाकई आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ रहा होता। हालांकि ब्लडफायर क्लाउड फ्रूट ब्लडफायर, जो एक प्रकार की केओस अग्नि है, को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त थे। अगर आप भागने के लिए इसका इस्तेमाल करते तो ज्यादातर डाउनलॉड्स आपको पकड़ नहीं पाते। यह अकेला फल लगभग 10 लाख घन अराजकता अमृत के बराबर था और यह आमतौर पर खुले बाजार में नहीं मिलता था। आदिकालीन अराजकता से उत्पन्न इस प्रकार के खजाने अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थे, उन शाश्वत हथियारों के विपरीत जिन्हें गढ़ा जा सकता था। या शायद यह विश्वदेव ड्रैगन किंग जानता था पर बताने से डर रहा था। निंग ने सोचा, क्या उसे पता था या नहीं, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फल मेरे लिए बेकार है। अगर मुझे कोई ऐसा खजाना मिल जाए जिसकी मुझे जरूरत हो तो मैं इसे बेच सकता हूँ या किसी और के साथ व्यापार कर सकता हूँ। निंग को इसे बेचने की कोई जल्दी नहीं थी। अग्नि के दाव पर चलने वाले दाव लॉर्ड के लिए यह एक बेहतरीन खजाना था। अगर वह सही समय का इंतजार करता तो इसे बहुत ऊंची कीमत पर बेच सकता था। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि एस्ट्रल द्वीप समूह छोड़ने के बाद मुझे इतनी बार रास्ते में रोक लिया जाएगा। मैंने उनमें से कई डाकुओं को मार गिराया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी सबसे कीमती लूट मिरजनो पेंटिंग की बजाय ये ब्लडफायर क्लाउड फ्रूट होगी। निंग ने जल्दी से फल को प्योर लूप जेड की बोतल में वापस रख दिया। अब जाने का समय हो गया है। निंग के पास पहले से ही काफी कीमती चीजें थीं, इसलिए वह जल्दी ही अपनी सामान्य शांति में वापस आ गया। रॉयल ड्रैगन पैलेस छोड़ने के बाद निंग ने 2 महीने से अधिक समय तक उड़ान भरी और अंततः उस स्थान पर पहुंची जहां सू यूजी ने खुद को छिपा रखा था।